हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है पेपर एनालिसिस पॉइंट के ऊपर। और हम कर रहे थे आपकी द्वितीय श्रेणी परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र जीके के पेपरों का एनालिसिस। और उसमें आज करने जा रहे हैं मेजर टेस्ट एक का एनालिसिस। किसा करने जा रहे हैं आपके मेजर टेस्ट एक का एनालिसिस। मेजर टेस्ट एक की बात करें, जो हमने टेस्ट किया आपकी माइनर टेस्ट 1 से 4 तक। इन माइनर टेस्ट 1 से 4 तक जो टॉपिक थे आपकी, जो टॉपिक थे, इन टॉपिक का कॉमन टेस्ट कौन सा आपका? कॉमन टेस्ट आपका मेजर टेस्ट 1। ठीक है, हमारे लिए भी महत्वपूर्ण है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि हमने 1 से 4 तक क्या किया, हमने प्रत्येक वीडियो का एनालिसिस किया, प्रत्येक ऑप्शन को समझते हुए, प्रत्येक क्वेश्चन को समझते हुए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को साथ लेते हुए। ठीक है, तो ये हमारे लिए मेजर टेस्ट इंपॉर्टेंट क्यों है कि इस एनालिसिस को आपको फायदा मिला कि नहीं मिला। ठीक है, आपको बेनिफिट मिला या नहीं मिला मेजर टेस्ट के अंदर, क्योंकि एनालिसिस किया, प्रत्येक चीज़ को समझिए। तो कितने क्वेश्चन आपको मेजर टेस्ट में देखने को मिले, क्योंकि वही क्वेश्चन बनेंगे महत्वपूर्ण। बाकी कहीं से देख लेना आप वीडियो, इसके अलावा बाहर से क्वेश्चन बनने की संभावना नहीं थी, क्योंकि जितने इंपॉर्टेंट थे, जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन थे, वो मैंने सब आपको बताने की कोशिश की। पूरे लगभग 80% मैंने क्वेश्चन आपके साथ शेयर करने की कोशिश की है। जितना मुझे याद रहता है दिमाग के अंदर, इतना ज़्यादा बड़ा दिमाग क्यों नहीं है अपना, तो आप सभी को पता है। तो 80% आपको बताने की कोशिश की है। और इन 80% का आपको कितना लाभ मिला मेजर एक के अंदर? यदि आपने पेपर दिया है कोचिंग के अंदर, ऑफलाइन दिया है, ठीक है, तो बताइए कितना मिला। और कमेंट में ज़रूर बताना। आपने क्वेश्चन तो देखे होंगे, इस वीडियो कमेंट में ज़रूर बताना कि कितना आपके पीछे की जो क्वेश्चन करवाए थे उसका कितने क्वेश्चन आपके रिपीट हुए, कितने क्वेश्चन अपने एनालिसिस से इसमें कनेक्टेड क्वेश्चन थे। ठीक है, ये आपको बताने का आपका काम है। तो चलो शुरुआत करते हैं। शुरुआत करने से पहले अभी तक आपने अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, कि आगे बहुत ही महत्वपूर्ण वर्क करने वाले फर्स्ट ग्रेड एग्जाम के बाद आपके लिए कंटिन्यू क्लास होगी। प्रतिदिन आपका किसी ना किसी कोचिंग का एक टेस्ट पेपर आएगा। ठीक है, टेस्ट पेपर तो आएगा, उसके साथ क्या होगा, आपका जो कलाम लाइब्रेरी बैच की सीटें हैं आपको, प्रत्येक रोज टेस्ट होता है वहाँ पर, रोज टेस्ट होता है। तो रोज जो जितने क्वेश्चन थे उन सभी क्वेश्चनों को आपको एनालिसिस करवाया जाएगा प्रत्येक पेपर को। यानी संडे तक आपकी कंटिन्यू क्लास लेगी, फिर उनका रिवाइज टेस्ट भी होगा शनिवार को। हर टेस्ट करवाया जाएगा प्रत्येक। छोड़ो इनकी टेंशन, में सब करवाऊंगा, एक भी चीज़ नहीं छोड़ूंगा आपके लिए। जितना अनुभव है ना उतने सब आपको एनालिसिस करवाए जाएंगे कंप्लीट। एक भी टॉपिक या ऐसा नहीं छोड़ेंगे एग्जाम से पहले कि आपको कोई याद ना हो। पूरे चुटकियों में याद करनी चाहिए, क्वेश्चनों से याद करेंगे, क्योंकि थ्योरी सब पढ़ते हैं, लेकिन थ्योरी पढ़ने से सिलेक्शन नहीं होता है, ये आप सभी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन जितने ज़्यादा क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आपका सिलेक्शन होने के चांसेस ज़्यादा बनेंगे। इस चीज़ों को आपको दिमाग में उठा लेनी चाहिए, अभी उठा लेना, कि जितने ज़्यादा हम MCQ प्रैक्टिस करेंगे तभी अपना जाके एग्जाम में अपनी सीट पक्की होने के चांसेस बनेंगे। ठीक है, ये दिमाग में उठा लेना। और साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करते रहना। जैसे थोड़ी पढ़ो क्वेश्चन टॉपिक की, उस टॉपिक की क्वेश्चन जितने निकाल सको उतने निकालो। ठीक है, ये तो आपका पहला टारगेट होना चाहिए। ठीक है, फिर क्वेश्चन निकालो तो उन क्वेश्चनों को, जो क्वेश्चन आपको नहीं आ रहे उन क्वेश्चनों का आप नोट करो। ठीक है, यानी ये चीज़ें हमारी कमज़ोर है, उन चीज़ों को वापस पढ़ो। ठीक है, ये होता है पढ़ने का सही तरीका। तो वो तो आगे की बात है, देख तो वो अपनी मर्जी आपकी, कैसे इस हिसाब से पढ़ते हो आप, किसी कौन सा क्या बोलते हैं उसको, टाइम टेबल बना रखा है क्या नहीं बना रखा, वो अभी आपकी बातें हैं। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेंगे, तो चलो शुरुआत करते हैं मेजर टेस्ट एक को। देखो पहला क्वेश्चन क्या था आपका। पहला क्वेश्चन था आपका, COP29 के दौरान जारी जलवायु परिवर्तन सूचकांक सूची में भारत का स्थान दर्ज किया गया है। COP29 की बात कर रहे हैं। ठीक है, कौन सा स्थान दर्ज किया गया? तीसरा, चौथा, 10वां या 63वां? तो कौन सा स्थान? 10वां स्थान। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो गया। बात करते हैं COP29 की। तो आपका माइनर टेस्ट हुआ था, तो मैंने क्या बताया था, COP29 का आयोजन कहाँ हुआ है? COP29 का आयोजन हुआ था आपका बाकू, अजरबैजान के अंदर। कहाँ पर होता है आपका? बाकू। और बाकू कहाँ पर आपका? अजरबैजान। बताया था नहीं बताया था? बताया था भाई। ठीक है, ठीक है, बाकू अजरबैजान के अंदर हुआ था आपका। और इसके अंदर आपका स्थान रखा गया था आपका 10वां। भारत का स्थान कौन सा था? 10वां। और यहीं पर मैंने बताया था कि इस जो COP29 में है ना, इस COP29 में पहला, दूसरा और तीसरा स्थान खाली रखा गया है, यानी किसी भी देश को नहीं दिया गया। तो देखो तीसरा दे रहे, चौथा स्थान दिया गया था। चौथे स्थान पर कौन आया था? कौन सा देश था आपका? डेनमार्क। लगभग 200 देशों ने इसमें भाग लिया था। किसने? 200 देशों ने भाग लिया था। बात करते हैं बाकी इसमें, बाकू अजरबैजान में होता कब हुआ था ये? डेट भी याद कर लेना इसकी। डेट हुआ था 11 से 12 नवंबर हुआ था ये, 11 से 12 नवंबर 2024 को। ठीक है, ये हुआ था आपका बाकू अजरबैजान के अंदर। और इसमें लक्ष्य रखा गया कितने अमेरिकी डॉलर का? ये अभी पूछा था आपका RPC पर्व के अंदर। लक्ष्य डॉलर यानी वित्त कितने रखा गया आपका? 300 USA डॉलर, यानी अमेरिकी डॉलर, USA डॉलर का लक्ष्य रखा गया आपके जो आपका COP29 है इसके अंदर। ठीक है, ये भी आप याद रखना। तो ये तो हो गया COP29 का। वहीं पर मैंने बताया था आपको कि जब ये पूछते हैं तो इसका क्रम भी पूछ लेते हैं। कैसे पूछते हैं? COP28 कहाँ पर हुआ था? ठीक है, COP29 कहाँ पर होगा? ठीक है, भविष्य में कहाँ पर होगा? तो ये भी पूछ लें। तो मैंने वहाँ पर बताया था आपको COP28 के बारे में। तो COP28 हुआ था आपका दुबई। कहाँ पर था? दुबई। दुबई कहाँ पर आपका? संयुक्त राज्य अमीरात, UAE। ठीक है, वहीं COP30 की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं आप? COP30।
ये कहाँ पर होगा आपका, ये भी मैंने बता दिया। ये क्वेश्चन पूछ लिया था आपका, मैं बता रहा हूँ ये सभी क्वेश्चन आपके पूछ लिए गए, जो ये आप मैं बता रहा हूँ ये मैं आपको बता दिया, ये वापस आपके रिवीजन के लिए बता रहा हूँ। पूरे क्वेश्चन बताए हुए, यदि आपने माइनर टेस्ट का एनालिसिस किया तो ये पूरी चीज़ें मैंने आपको वहाँ पर बताई थी, ठीक है, पूरी चीज़ें बताई थी, एक ही चीज़ नहीं छोटी। ये क्वेश्चन भी आपको पूरा बताया हुआ है, ठीक है। तो कब तेज आपको मैंने बताया था बेलम, बताया था ना, कौन सा, बेलम, बेलेम। और बेलेम ये भी बताया था कौन से देश में, आपका ब्राज़ील के अंदर। ये क्वेश्चन तो आपको पूछा था कल हमने, मैंने टेस्ट में ये क्वेश्चन पूछा था आपका, कॉप 30 का आयोजन कहाँ पर होगा, बेलेम ब्राज़ील के अंदर होगा, ठीक है। ये तो आपको माइनर में पूछा गया था क्वेश्चन, देख लेना वापस, आप माइनर पेपर उठा के देख लो, पूछा गया था नहीं पूछा गया था, पीछे का पेपर देख लो, आपको याद वैसे तो है ही याद, इतनी जल्दी थोड़ी भूल जाते हो 2-4 दिन में। तो ये तो आपका हो गया क्वेश्चन नंबर 1। बाकी इसका बता दिया गया, कितने डॉलर, $300। कोप 28 बता दिया कहाँ पर हुआ, दुबई में। कोप 30 कहाँ पर हुआ होगा, बेलम ब्राज़ील के अंदर, ब्राज़ील देश के अंदर राज्य है आपका बेलम, वहाँ पर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। निम्नलिखित में से जैव अपघटनीय प्रदूषक है, जैव अपघटनीय प्रदूषक है। जैव अपघटनीय का मतलब क्या है आपका, जो सूक्ष्म जीवों द्वारा आसानी से अपघटित हो जाते हैं, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाते हैं। चलो यहाँ पर लिख देता हूँ, अपघटित हो जाते हैं, अपघटित हो जाते हैं, ठीक है, सूक्ष्म जीवों द्वारा, ठीक है। तो कौन से, देखो सीवरेज, सीवरेज की बात करें, सीवेज क्या होता है आपका, सीवेज की बात करें, सीवेज होता है आपका जो डिटर्जेंट मान लें, आपके डिटर्जेंट मान सकते हो आप, मलमूत्र मान सकते हो, मलमूत्र, ठीक है। जो क्या होता है आपका, आसानी से सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है, सूक्ष्म जीवों द्वारा अपघटित हो जाता है ना, अपघटित। तो ये कौन से आपके जैव अपघटित तो हो गए, अपघटनीय। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 2 का, ठीक है भाई। आपका एस्बेस्टस, सॉरी एस्बेस्टस की बात करें तो ये तो आपका अजैव अपघटनीय है, खनिज फाइबर में पाया जाता है, यहाँ पे किस में पाया जाता है, आपका खनिज फाइबर से संबंधित है। और पॉलीथीन और प्लास्टिक तो एक ही बात है, पॉलीथीन प्लास्टिक की बनी होती है, पॉलीथीन। प्लास्टिक की बात करें तो प्लास्टिक आप जानते हो, आप ये भी क्या आपका अजीब है, पेट्रोकेमिकल से बना होता है ये प्लास्टिक, आपको ये सब पता है। पॉलीथीन आपको पता है, जैसे हम खेतों के अंदर आपको पॉलीथीन डाल जाती है, वर्षों तक ये ऐसी रहती है, इसको कोई पशु खा लेता है तो पशु की मौत हो जाती है, क्योंकि इनका अपघटन नहीं होता। ये चीज़ें तो आपको नॉर्मल चीज़ें आपको ये सभी याद होगी। तो इसका आंसर तो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 2 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं हम। देखो, राजस्थानी भाषा साहित्य के रूप में डिंगल के संबंध में सही कथन है। डिंगल के रूप में बताया, देखो मैंने डिंगल और पिंगल दोनों के बारे में बताया था, जो आपके क्वेश्चन पूछा गया था माइनर टेस्ट में, कौन सा आपका वेली किशन रुक्मणी, कौन सा रस था उसमें, वीर रस प्रधान रस थी, जो आपके भगवान कृष्ण और रुक्मणी का प्रेम प्रसंग था। तो ये अब मैंने बताया था डिंगल के अंदर, ठीक है। तो ये देखो आपको मूल रूप से वीर रस प्रधान का भी बिल्कुल राइट, डिंगल कैसे आपके वीर रस प्रदान का भी बिल्कुल राइट। अचलदास की चिरी उचने का कानपा वीर रस प्रदान है, डिंगल भाषा में लिखी गई है। राजरूपक डिंगल भाषा में लिखी गई, किनकी है राजरूपक, कर्णिदान की है ना, कर्णिदान बताया था आपको, कर्णिदान की पुस्तक है, ठीक है। राजरूपक ये भी आपकी डिंगल भाषा में लिखी गई। नाग दमन है, ये आपके ईश्वरदास की है, आपकी किसके दास की, किनकी आपकी ईश्वरदास की, ईश्वरदास। आदि डिंगल भाषा के साहित्य की प्रमुख रचनाएं बिल्कुल राइट है। अचलदास की चीज़ अचलदास जी की है, ठीक है। बाकी मैंने इनको देखो, इनके जो रचनाकार है उनके भी नाम बता दिए साथ में। तो ये अभी पहले भी बताया हुआ है आपको, कर्णिदान वाला राजरूपक आया था आपका क्वेश्चन, अचलदास की श्री वचने का आई थी जब आपका किस में आपके इतिहास बीकानेर की। और वीरस आपका ये आया था आपका पृथ्वीराज चौहान, जो आपके किसने रुक्मणी वचने का थी वो, उसके अंदर आया था आपका वीरस प्रधान, वो क्वेश्चन पूछा गया था आपको, वहाँ पर बता दिया गया था वैसे तो, लेकिन दोबारा बता दिया मैंने, अब बता दिया। तो देखो आपका कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, दोनों। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही पिंगल की भाषा का ना, पिंगल, पिंगल कौन सी आपकी मेवात क्षेत्र वाली, अपनी इधर आड़ूती वाली उधर रहते हैं मेवात क्षेत्र के अंदर, कौन सी जाती है आपकी पिंगल बोल जाती है, ठीक है। ये प्रेम की भाषा होती है, कैसी होती है आपकी प्रेम की भाषा, प्रेम की भाषा होती है। वही रचना की बात करें, इसमें रचना की आप जैसे वंश भास्कर ले लो, सूर्य मिश्रणाली, वंश भास्कर, ये किसके आपके, पहले तो ये पता होना चाहिए आपका, ये वंश भास्कर किसके रचनाकार आपके, सूर्यमल मिश्रण, सूर्यमल मिश्रण, ठीक है, इनकी रचना है। इसके अलावा आप पृथ्वीराज रासो भी ले सकते हो, पृथ्वीराज रासो, ये भी आपकी किस्म आपकी पिंगल भाषा में रचित है, ठीक है, याद होनी चाहिए ऐसे आपको। और डिंगल भाषा की देखो, ये तो हो गई, आप वो भी ले सकते हो, वेली किशन रुक्मणीरी, वेली किशन रुक्मणीरी, ठीक है। ये भी आपकी किसी पृथ्वीराज राठौड़ द्वारा लिखी गई है, पृथ्वीराज राठौड़, बीकानेर के राज सिंह के भाई थे पृथ्वीराज राठौड़, जब कागरोन दुर्ग में लिखी थी, कहाँ पर लिखी थी, कागरोन दुर्ग में। पूरी चीज़ें आपको बताई हुई है, इसे
सारा शानदार तरीके से समझा गया था। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। ये क्वेश्चन जरूर नहीं आया पूछा है इस टेस्ट में। चरचरी रचना निम्न में से किससे संबंधित है? जो आपकी चरचरी रचना है वो निम्न में से किससे संबंधित है? मुक्त काव्य। मुक्त काव्य क्या क्या होते हैं आपके? दोहे होते हैं ना, जैसे कबीर की दोहे हैं, ठीक है, वो उनको बोलते हैं आपके मुक्त काव्य। शोक संगीत आपके मृत्यु से संबंधित होते हैं, तो ये भी नहीं है आपका। उत्सव में ताल व नृत्य के साथ गाई जाने वाली रचनाएं कौन सी होती है आपकी? चरचरी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बिल्लू द्वारा वर्षा ऋतु में गाई जाने वाली रचना, देखो बिल्लू द्वारा रचना ये नहीं होती। बिल्लू द्वारा देखो वर्षा में गाया जाने वाला गीत है, गीत तो बता सकता हूँ मैं, कौन सा आपका? हमसिडो। हमसिडो गीत है, ये बिल्लू द्वारा वर्षा ऋतु में गाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या हो जाएगा आपका इसका? ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 4 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 की बात करते हैं। अबेड़ा महल कहाँ स्थित है? अबेड़ा महल कहाँ स्थित है भाई? डूंगरपुर में, उदयपुर में, कोटा में, भीलवाड़ा। तो कहाँ पे स्थित है आपकी? कोटा के अंदर स्थित है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। अबेड़ा महल के बारे में जब माइनर टेस्ट होता तो मैंने क्या बताया था कि अबेड़ा महल इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ पर देखो राजकुमारी थी, राजकुमारी, उस राजकुमारी का नाम क्या था? धीरदेह। धीरदेह राजकुमारी थी, इन्होंने एक तालाब बनाया था। क्या बनाया था आपका? कृत्रिम तालाब, कृत्रिम जलाशय बनाया था। इसे लिख देता हूँ मैं, कृत्रिम जलाशय, तालाब, जलाशय। इस जलाशय के अंदर जब आपके महाराजा उमेद सिंह थे, राव उमेद सिंह, राव बोलते थे उधर, ठीक है, राव उमेद सिंह। तो राव उमेद सिंह थे आपके, उस राव उमेद सिंह के समय इसमें क्या पाले जाते थे आपके? मगरमच्छ पाले जाते थे। क्या पाले जाते थे आपके? मगरमच्छ, मगरमच्छ, ठीक है, मगरमच्छ पाले जाते थे। इन मगरमच्छ के पाले जाने के कारण इसका नाम क्या पड़ा? अबेड़ा पड़ा था, ठीक है। ये अबेड़ा जलाशय आपका प्रसिद्ध होता है इन मगरमच्छों के कारण ही, और इसी कारण यहाँ पर इसका नाम पड़ गया फिर अबेड़ा महल। तो ये कहाँ पर? आपके कोटा के अंदर है। आपको पता है कोटा कहाँ पर है। वही बात करें डूंगरपुर की बात करते हैं, तो डूंगरपुर का कौन सा महल बार बार पूछा जाता है? डूंगरपुर का पूछा जाता है आपका जूना महल। कौन सा महल आपका? जूना महल है, और डूंगरपुर का पूछा जाता है बार बार जूना महल, ठीक है। उदयपुर को तो आपको क्या पढ़ना, सभी बहुत ही आपका उदयपुर सिटी पैलेस पूछा जा सकता है आपको, सिटी पैलेस, ठीक है। जगनिवास मंदिर, ये थोड़ा याद आ जाएगा आपको। जगनिवास मंदिर, जग मंदिर, जगनिवास महल और जग मंदिर महल, जग मंदिर महल, ठीक है। ये आपकी महल है जो कहाँ पर? आपके उदयपुर के अंदर है, ठीक है। थोड़ा कनेक्ट कर देता हूँ क्वेश्चन को। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? बेड़ा महल का आंसर ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। 6 क्या था आपका? श्री जगत शिरोमणि मंदिर के संबंध में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो श्री जगत शिरोमणि मंदिर है आपका, कहाँ पर स्थित है आपका? आमेर के अंदर स्थित है। आमेर में कहाँ पर? आपके जयपुर के अंदर। आमेर कहाँ पर? आपका जयपुर के अंदर स्थित है, ठीक है। पहला देखो सही कौन सा नहीं है आपका? जगत सिंह कछावा ने इस मंदिर का निर्माण कराया। देखो जगत सिंह कछावा ने इस मंदिर का निर्माण नहीं करा। जगत सिंह कछावा थे, ठीक है, ये किसके पुत्र थे? आपके मान सिंह के पुत्र थे। थोड़ा नीचे लिख दूँ, नहीं ये लिख देता हूँ। किसके पुत्र थे आपके? मान सिंह थे आपके। जयपुर के महाराजा कौन थे आपके? मान सिंह। मान सिंह जब कहाँ पर थे आपके? बिहार। कहाँ पर थे आपके? बिहार। और फिर ये 1589 के अंदर जब ये राजा बने थे आपके, राजा बनने के लिए 1589 के अंदर आमेर के राजा बनने के लिए आए थे अब, तो ये इन्होंने बिहार का भार और किसको सौंपा था आपके? जगत सिंह कछावा को सौंपा था। जगत सिंह कछावा कौन थे? इनके पुत्र थे। कौन थे? पुत्र। और जगत सिंह कछावा वहाँ पर क्या हो गई थी? इनकी मृत्यु हो गई थी। वहीं पर क्या हो गई? इनकी मृत्यु हो गई। इस इनकी मृत्यु में इनकी माँ थी, जगत सिंह की माँ, और आपके मान सिंह की पत्नी थी। कौन थी आपकी? कनकावती। कनकावती इनकी माँ थी, कनकावती। इस कनकावती ने अपने पुत्र की याद में इस मंदिर का निर्माण करवाया था। कौन से? जगत शिरोमणि मंदिर। तो आपको मान सिंह तो, जगत सिंह तो गलत हो गया, तो हमें क्या पता था? सत्य नहीं है। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि कनकावती ने यह मंदिर बनाया था इसके आपके पुत्र की याद के अंदर, ठीक है, मान सिंह की पत्नी थी। ये हिंदू देवी देवताओं को सजीव प्रतिमाओं से युक्त अति सुंदर गरुड़ मंडप है। बिल्कुल राइट है, बिल्कुल राइट है, क्वेश्चन पूछा जा चुका है आपका। यह भगवान मंदिर विष्णु को समर्पित है। बिल्कुल राइट है, क्यों विष्णु को समर्पित? देखो इसमें जो मूर्ति है ना, मूर्ति, इसमें जो कृष्ण की मूर्ति है आपकी, वह मान्यता अनुसार बता रहा हूँ, मान्यता है कि जो आपकी राधा पूजा करते थे ना, आपकी राधा, ठीक है, जो राधा पूजा करते थे वो मूर्ति है, जिसे आपके मान सिंह थे, मान सिंह, जो आपके मान सिंह जो जगत सिंह के पिताजी थे, वो कहाँ से लेके आए थे? आपके चित्तौड़ से लेके आए थे, चित्तौड़ से लेकर आए थे, ठीक है। आमेर में स्थित है, बिल्कुल राइट, आमेर में स्थित है, बिल्कुल सही कथन है आपका। तो 101 तो आपका आंसर हो गया। फिर एक क्वेश्चन और पूछा गया इसमें, आमेर की कौन सी दिशा में स्थित है? आजकल दिशा ज़्यादा फेवरेट हो रही है आपकी, दिशा में स्थित है, तो ये कौन सी दिशा में स्थित है? आपके उत्तर पश्चिम दिशा में। आमेर में उत्तर पश्चिम दिशा में स्थित है। आरपीसी दिशा के पीछे भाग रही है आजकल, याद कर लेना भाई, इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है आपको। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1,
ठीक है, छक्का। नेक्स्ट बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 क्या था आपका, राजस्थानी लोक संस्कृति में नावा, ठाला, फूल, पात आदि क्या है, पश्चिम राजस्थान में अनाज रखने की कोटियाँ, देखो अनाज रखने की कोटियाँ नहीं बोली, बठोट वगैरह बोलते थे। बठोट जैसे आपकी गार की बनी हुई होती थी, ऐसे नीचे 4 पागे होते थे और ऐसे होती थी गाय, गार की बनी हुई, और यहाँ पे मोकली होती थी ऐसे, ठीक है, ये बठोट बोलते हैं इसको, अनाज रखने के लिए। तो लोक देवी देवताओं के प्रतीक चिन्ह, तो ये भी नहीं थे आपके ना, सॉरी, लोक देवता के प्रतीक जैसे फूल, जैसे फूल पहनते हैं रामदेव जी का फूल, पात यानी पातड़ी, पातड़ी पहनते हैं ना, पातड़ी, ठीक है। ठाला, फूल, रामदेव जी का प्रसिद्ध आपका रूम, फूल रामदेव जी के ज़्यादा पहनते हैं, जो आपके रीख्या मेघवाल भक्त होते हैं ना, ये आपके फूल ज़्यादा पहनते हैं, ठीक है। काफ़ी लोग पहने, जैसे बोफा जी वगैरह होते हैं, आप देखते होंगे, तो ये फूल ही पहनते हैं, आपको सभी को पता है, जो लोग देवी देवता के प्रतीक होते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा इसके अंदर, ठीक है। फिर बाकी आदिवासियों की नई रस्में, ये आपका गलत हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 आपका 7 का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं हम। 8 क्या है आपका, किन्नसरिया नागौर किस लोक देवी का मंदिर है, किन्नसरिया नागौर है वो किस लोक देवी का मंदिर है, ये पूछा। देखो जिलानी माता मैंने बता दिया था, जिलानी माता किसका कहाँ पर स्थित है आपकी, जिलानी माता की बात करें तो जिलानी माता आपकी बहरोड अलवर के अंदर, बहरोड अलवर के अंदर है। ये एक गुर्जर जाति की महिला थी, गुर्जर जाति की महिला थी, जिन्होंने अलवर के अंदर जो धर्म परिवर्तन कर रहे थे लोग, धर्म परिवर्तन जैसे हिंदू से मुस्लिम बन रहे थे उस समय, तो उन्होंने धर्म परिवर्तन करने वालों को रोका, लड़ा उनसे, और बहुत संघर्ष किया था उसके विरुद्ध, तो इन्होंने माता बना दी वहाँ पर इनको। तो जिलानी माता मंदिर बहरोड अलवर के अंदर काफ़ी पूजी जाती है यहाँ पर, ठीक। धर्म परिवर्तन के मान कार्य कहता है, इन्होंने धर्म परिवर्तन करने से रोका था लोगों को बहुत ज़्यादा, ठीक है। भंवाला माता आपकी कौन सी, आपकी भंवाला माता, तो भंवाला माता कहाँ पर आपकी, ये भी नागौर के अंदर है, नागौर में। यहाँ पर इसको 2.5 प्याला शराब चढ़ाई जाती है, मैंने बताया था जब, 2.5 प्याला शराब। एक आपकी कौन सी को चढ़ाई जाती है, आमेर वाली को, शिला देवी को चढ़ाई जाती थी, आजकल तो पता नहीं बंद कर दी होगी। आई माता, आई माता कहाँ पर आपकी, आई माता आपका जोधपुर के अंदर है, बिलाड़ा जोधपुर, बताया और सभी क्वेश्चन आपको, बिलाड़ा जोधपुर, बिलाड़ा कहाँ पर आप, जोधपुर। किसी कुल देवी आपकी, सिरवी जाति कुल देवी, सिरवी जाति कुल देवी, पीछे के माइनर देखे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है क्वेश्चन में, सिरवी जाति की कुल देवी, ठीक है। कैसे टपकती है यहाँ पर, कैसे टपकती हुई दिखा देती, टपकती हुई दिखा देती है, ठीक है, ठीक है। चीज़ें मैंने आपको बताई थी जब मैंने टेस्ट किया था आपको। तो आपका बच्चा कौन सा, किन्नसरिया नागौर के अंदर कौन सा मंदिर बचा, चौथा ऑप्शन बचा ना, तो देखो ऐसे आराम से कर सको, आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ठीक है। किन्नसरिया ना जो आपका नागौर है वहाँ पर केवाई माता का मंदिर है, ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी हमने जिलानी माता देख ली, बहरोड अलवर के अंदर है, भंवाला माता नागौर के अंदर है, जो आई माता है वो आपकी कहाँ पर, आपकी बिलाड़ा जोधपुर के अंदर है, ठीक है। कैसे टपकती शिव जाति कुल देवी है, इसकी समाधि पूछ जाती है, जो आपकी आई माता है इसकी समाधि का नाम पूछा जाता है, उस समाधि का क्या नाम था आपका, बढेर, बढेर बोला जाता है, क्या बोला जाता है उसको, बढेर, ठीक है। तो ये तो आपका ट्यूशन का विश्लेषण हो गया अच्छे से, वैसे दोबारा करवा दिया मैंने कि मैंने टेस्ट में करवाया हुआ पूरा। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 9, मारवाड़ के किस प्रसिद्ध शासक ने उच्च नीच जात पात और खत्म करने के लिए कुंडा पंथ चलाया था, देखो कुंडा पंथ, जब आपकी संत संप्रदाय का टेस्ट हुआ था, दूसरा टेस्ट था 300, तब बताया था आपको, तो किसने कब चलाया था, आपके नवाब चूड़ान तो नहीं चलाया, ठीक है। अजमाल जी, अजमाल जी तो ऐसे आप याद करना चाहिए, अजमाल जी कौन थे आपके, रामदेव जी के पिताजी का नाम था अजमाल जी, रामदेव जी, अजमाल जी राजिया, ठीक है। कल्ला राठौड़ 4 हाथों वाले देवता, 4 हाथों वाले देवता, चित्तौड़गढ़ दुर्ग में इनकी छतरी है, दुर्ग में छतरी है, मंदिर इनका बांसवाड़ा में है, ठीक है। सभी चीज़ें बताई हुई थी, तो आपका नाम, आपका राइट आंसर हो जाएगा कुंडा पंथ की स्थापना राम मलिनाथ ने की थी। मलिनाथ कहाँ पर थे आपके, मलिनाथ थे आपके बाड़मेर, ठीक है। और इनके गुरु का नाम पूछा जाता है, और इनकी पत्नी ने इनका गुरु बनाया था उगमसी भाटी, ठीक है। और इनकी जो पत्नी थी निर्गुण भक्त संत थी आपकी, निर्गुण भक्त संत, निर्गुण संत थी इनकी पत्नी, क्या नाम था इन्होंने, रूपादे, उनकी पत्नी का नाम था रूपादे, और रूपादे का गुरु भी आपका उगम भाटी थे, और रूपादे ने की सलाह पर मलिनाथ जी क्या बने थे, संत बने थे, और इन्होंने किसकी स्थापना की थी, आपकी कुंडा पंथ की स्थापना की थी। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 9 के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 की बात करते हैं। नाथ द्वारा शैली के चित्रकारों में कौन सा शामिल नहीं है, नाथ द्वारा जो चित्र शैली है उसमें कौन सा शामिल नहीं है, देखो कमला इलायची तो है, ये 2 महिलाएं हैं जो आपके नाथ द्वारा
चित्रशैली से संबंधित है महिलाएं। और काफ़ी बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है कमलाई लाची का संबंध किस शैली से? नाथद्वारा शैली से। ठीक है। रामभद्र, नारायण, चंपालाल और घासीराम, ये भी किससे संबंधित आपके? नाथद्वारा से। बच्चे कौन आपकी? बक्ता, हरिचंद, ये आपके नाथद्वारा चित्रशैली से संबंधित नहीं, ये किसी आपकी देवगढ़ शैली से। देवगढ़ चित्रशैली आपकी कौन सी स्कूल में आती थी? देवगढ़ आपकी मेवाड़ स्कूल के अंदर आती थी। ठीक है, मेवाड़ स्कूल। और देवगढ़ की बात करें किसका वैभव दे रहा है? आपके सामंती वैभव के लिए प्रसिद्ध है आपकी। सामंती वैभव यानी सामंत है वहाँ पर, उनका वैभव दर्शाया गया देवगढ़ चित्रशैली के अंदर। और मैंने जब आपको माइनर टेस्ट करवाया था तब बताया था क्या नाम बताया था आपकी कि इसमें ये क्वेश्चन कौन सा पूछा जाता है? इसमें आज जो आपका अधीनस्थ बोर्ड है वो तो एक लाइन देता है, कौन सी लाइन देता है आपकी? क्या नाम था उनका? बक्ता, चोखा, बैजनाथ, ये लाइन आती है। बक्ता, चोखा, बैजनाथ। बैजनाथ का चित्रकारों का संबंध किस शैली से है? का संबंध किस शैली से है? किस शैली से है? तो ये पूछा जाता है डायरेक्ट। ये आपके देवगढ़ चित्रशैली से है। यहाँ पे बक्ता, चोखा, बैजनाथ। तो यहाँ पर क्या आ रहा है? देखो बक्ता, ऐसे पकड़ लेना चाहिए। ऑप्शन नंबर एक राइट आंसर, सॉरी 3 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन सा था आपका? 10 का। वही नाथद्वारा शैली में आपको बता दिया था मैंने, केले की सांजी के लिए प्रसिद्ध है आपका। केले की सांजी बनाई जाती है यहाँ पर, केले की सांजी। और सांजी के लिए जानी जाती है आपकी नाथद्वारा चित्रशैली। और कपड़े पर चित्रांकन के लिए, कपड़े पर जो चित्रांकन किया जाता है ना, उसके लिए भी पछवाई क्या बोलते हैं उनको? पछवाई चित्रांकन के लिए भी जानी जाती है, पछवाई। पछवाई, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो नाथद्वारा शैली से संबंधित नहीं थे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 की बात करते हैं हम। निम्न में से अंग व आभूषण का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखो अंग और आभूषण का कौन सा युग्म सम्मिलित नहीं है? देखो नाक का खिमण है, ठीक है, बिल्कुल राइट है। इसके अलावा एक बुलाक आभूषण बार बार आपके एग्जाम पूछा जाता है, बुलाक। कमर का निकोदर नहीं है। निकोदर किसका आभूषण? आपका हाथ का आभूषण है, हाथ का आभूषण है। वही कमर की बात करें, कमर के बारे में क्या कौन से आभूषण पूछा जाता है? तो कंदोरा पूछा जाता है। कौन सा? कंदोरा, ठीक है। ये तो आपका फेवरेट है, आरपीसी है, कंदोरा आभूषण। इसके अलावा कौन सा पूछा जाता है आपका? कनकती वगैरह, वो तो आप याद कर लोगे, ठीक है। पैर की देखो आपका पैर का पोलरा, पोलरा के अलावा पैर की कौन कौन से आभूषण जो आपकी पूछे जाते हैं एग्जाम बार बार, जैसे आपका नुपुर, नेवरी, नेवरी आभूषण पैर का है। इसके साथ आपका रमझोल भी पूछा जाता है, रमझोल। तो ये अटपटे सी आपके जैसे रमझोल को काफ़ी दोस्त गले में करके आते हैं, ठीक है। तो रमझोल पैर का आभूषण है। नेवरी को हाथ में करके आते हैं। नौगरी होता है हाथ में, क्या होता है आपका? नौगरी, ठीक है। और नेवरी कहाँ पर होता है आपका? पैर के अंदर, ठीक है। सिर पर आपका बोला, सी है। मेहमद ज़्यादा पूछा जाता है। यदि क्वेश्चन की बात करें तो मेहमद ज़्यादा आता है एग्जाम में। एग्जीक्यूशन आता है तो मेहमद ही पूछा जाएगा आपको। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका सुन लेते हैं, निकोतर है। खस का आभूषण आपका हाथ का आभूषण है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 की बात करते हैं हम। पोमचा स्त्री परिधान को बोलचाल की भाषा में कहा जाता है। ये मैंने बताया था, फेटिया बोला जाता है, डगला बोला जाता है, झिमी या पीला। तो पीला बोला जाता है। देखो पीछे माइनर में पूछा था आपका, टेस्ट में क्या पूछा था आपका? पीला जो आपका वस्त्र है वो कब किसको क्या बोला जाता है? आपका पोमचा। जो पोमचा वो जब आपका शिशु जन्म होता है ना, शिशु जन्म, जब शिशु का जन्म होता है, लड़की बहनें तो अच्छी तो जानती होगी, शिशु का जन्म होता है तो शिशु का जन्म में जब बेटा होता है ना, तो पीर वालों के पक्ष से पीर वालों पीला पोमचा आता है। के साथ आपका पीला पोमचा, ठीक है। और जब बेटी होती है, आपको बेटी होगी तो बेटी की तरफ कौन सा आएगा आपका? गुलाबी पोमचा आता है। कौन सा आता है आपका? गुलाबी पोमचा, गुलाबी पोमचा। ये दोनों चीज़ें मैंने माइनर टेस्ट के अंदर बताई थी, उसमें पीला वाला पूछा गया था। डगला किसका? आपका अंगरखी का प्रकार है। किसका प्रकार है? आपका अंगरखी का प्रकार है, ठीक है। फेटिया क्या आपका? जो आदिवासी आपका साफा बांधते हैं ना, साफा, आपको सभी बताए हुए हैं वैसे तो, बहुत ईजी क्वेश्चन था। झिमी क्या होती है? जो झिमी वो होती है जो मामा है ना, मामा, जब फेरे होते हैं ना, फेरे होंगे ना आपके, या होते होंगे, फेरे होंगे आपके, किसी के होंगे भी होंगे, तो फेरे होते हैं आपके। जब आप फेरे लेते हो तो मामा द्वारा एक चुनरी दी जाती है बेटी को। क्या दी जाती है? चुनरी वगैरह कुछ, ओढ़नी की दी जाती है, ओढ़नी, ओढ़नी, उसको क्या बोलते हैं? झिमी बोलते हैं, ठीक है। ये रस्में आपके विवाह से संबंधित रस्में थी, झिमी वाली। तो आपका आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं हम। आदिवासियों का कुंभ किस मेले को कहा जाता है? बाणगंगा मेले को, कपिलधारा मेले को, बेणेश्वर मेले को, सुरसरा मेले को। तो आदिवासियों को आप सभी को पता है बेणेश्वर मेले को बोला जाता है, जो माघ पूर्णिमा को लगता है। कब लगता है आपका? माघ पूर्णिमा को लगता है। और किसने बनाया था ये मेला? तो लगता है आपका माघ पूर्णिमा को। वही बात करें, बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी आपके संत मावजी ने। किसने की थी? आपकी संत मावजी ने बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी। कब की थी? आपकी 1784 ईस्वी में। 1784 ईस्वी। संत मावजी किस संप्रदाय से संबंधित है? आपकी निष्कलंकी संप्रदाय से संबंधित है। निष्कलंक संप्रदाय से संबंधित है, ठीक है। इनके न्याय इनको किसका अवतार मानते हैं? आपके कल के अवतार मानते हैं, कल के अवतार, ठीक है। साथ ही इन्होंने क्या लिखे थे? चौपड़े लिखे थे,
चोपड़े सर्वधर्म समन्वय धर्म के अनुयायी थे और अंतर्जातीय विवाह का समर्थन किया था इन्होंने। ये सब आप बेणेश्वर धाम जब संत संप्रदाय पढ़ोगे तब आपको पता है। बेणेश्वर धाम की स्थापना की थी इन्होंने संत मावजी ने सोम भाई और जाखम के जो त्रिवेणी संगम है ना वहाँ पर नवाटापुर। सोम जोग्राफी बता देता हूँ साथ में, सोम माई और जाखम नदी है, इसके त्रिवेणी संगम बनता है वहाँ पर। कौन से गांव में आपके बनेश्वर के नवाटापुर में, नवाटापुर बनेश्वर, ठीक है, डूंगरपुर के, ठीक है, ये तो आपको याद हो गया होगा। वहीं देखो कपिल धारा का मेला और सुरसरा तो आपको पता है तेजा जी की जहाँ पर मृत्यु हुई थी तेजा जी की, तेजा जी किशनगढ़ अजमेर के अंदर है सुरसरा। कहाँ पर आपका अजमेर, अजमेर में किशनगढ़ के में किशनगढ़, ये सभी बताए हुए हैं आपको। कपिल धारा और कपिल मुनि का मेला दोनों में मैंने अच्छे से विश्लेषण किया था। क्या विश्लेषण किया था देखो आपका, जो कपिल धारा मेला है आपका, कपिल धारा तो लगता है मेला 12 के अंदर। कपिल धारा कहाँ पर लगता है आपका 12। शहरी जनजातीय कुंभ होता है ये, कौन सा आपका शहरी जनजातीय कुंभ, शहरी जनजातीय कुंभ होता है ये, ठीक है। वही बात करें कपिल मुनि का, देखो कपिल मुनि का कब लगता है आपका, कपिल मुनि का लगता है आपको कपिल धारा कोलायत झील, कोलायत बीकानेर का लगता है आपका, कोलायत बीकानेर, इन सभी चीज़ों को बताया गया था, ठीक है। ये दोनों कहाँ पर लगते हैं, वैसे तो कार्तिक पूर्णिमा का लगते हैं दोनों, कार्तिक पूर्णिमा। इन दोनों में ध्यान रखना धारा और मुनि, ठीक है। 12 बीकानेर और आपके बीकानेर और, ठीक है। देखो धारा में धारा आ रहा तो रा आएगा और मुनि में देखो नहीं आ रहा तो बी आएगा, ठीक है। जैसे कनेक्ट कर लिया करो क्वेश्चन, क्योंकि काफ़ी दोस्तों का गलत होता है क्वेश्चन, देखा है मैंने टेस्टों में भी देखा है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा आदिवासियों को। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, मारी पीटी रो रंग। देखो यहाँ पे क्या दे रखा है, पीटी, यहाँ से पकड़ सकते हो आप। पीटी कब लगा जाती है, आपकी विवाह की रस्म में लगा जाती है। मारी पीटी रो रंग आ निवजी मावले, उपरोक्त लोकगीत का संबंध किस चीज से, देखो जन्म से किसी, पीटी जन्म के समय थोड़ा लगाई जाती है, ठीक है। फसल रोपने समय पीटी का क्या काम, गृह प्रवेश में पीटी का क्या काम, बच्चा कौन सा विवाह। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर है, ठीक है। 14 का नेक्स्ट देखिए, पहला क्वेश्चन आ चुका है माइनर टेस्ट में। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 15, निम्न में से कौन सा राजस्थान दुर्ग गिरि दुर्ग नहीं है। देखो कौन सा दुर्ग है आपका गिरि दुर्ग नहीं है, तो गागरोन दुर्ग राइट आंसर। जल दुर्ग है आपका, जल दुर्ग, सॉरी जल दुर्ग, सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग का उदाहरण है आपका, सर्वश्रेष्ठ जल दुर्ग, जल दुर्ग आपका काफ़ी बार एग्जाम पूछा जाता है और मैंने टेस्ट में अच्छे से वैसे चित्तौड़गढ़ आपको पता है। वैसे आपको ये बता दूँ और आपका ज्योग्राफी से जोड़ेगा गागरोन तो आपके आओ और काली सिंध के संगम पर है, आओ प्लस काली सिंध, काली सिंध के संगम पर है आपका, ठीक है। वह चित्तौड़गढ़ जालौर और सिवाना दुर्ग एक दूसरे कनेक्टेड है। कैसे कनेक्टेड है, देखो खिलजी वाला एक के अलाउद्दीन खिलजी वाला हमने पढ़ा था कि देखो चित्तौड़गढ़ पर कब किया था, 1303 में आक्रमण किया था। सिवाना आपका कब किया था, 1308 के अंदर। और आपकी जालौर में कब किया था आपका, 1311 में। जब हमने माइनर टेस्ट का एनालिसिस किया था तब ये पूरी चीज़ें आपको समझा गई थी। जालौर कन्नड़ देव प्रबंध को रहा था, सिवाना में आपको किसको रहा था, कन्नड़ देव के सामंत सामंत सिंह थे, सामंत सिंह को रहता और रतन सिंह को कहाँ पर रहता आपके चित्तौड़गढ़ में, ठीक है। यहाँ पर बावला पवार थे और यहाँ पर कौन थे आपके जो विश्वासघाती कौन थे, उनका नाम याद रख लेना आप, ठीक है। और यहाँ पर देखो बिक्का दैया भावला पवार, ठीक है। और इनमें 1308 सिवाना, ये जालौर दुर्ग की कुंजी खिलाती है, कुंजी कौन सी, सिवाना दुर्ग, ठीक है। और ये आपका देखिए चित्तौड़गढ़ तो आपके कौन सी में आपकी गंभीर और बेड़च नदी के अंदर, गंभीरी प्लस बेड़च मैसा के पठार के ऊपर आपका चित्तौड़गढ़ दुर्ग, सभी चीज़ें आपको बता देगी। तो ऐसे मुझे मज़ा नहीं आ रहा क्योंकि मैंने पूरी चीज़ें बताई हुई है आपको। तो जैसे ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, निम्न में से बूंदी के किस शासक का श्रीनाथ जी की सेवा करते हुए चित्रांकन बूंदी के मेल में स्थित चित्रशाला का निर्माण करता। देखो चित्रशाला मैंने बताया था किसी काल में होता है आपका, राम सिंह चित्रशाला, उमेश सिंह या भाव सिंह। तो उमेश सिंह काल में होता चित्रशाला। वही छत्रसाल की बात करें तो मैंने आपको बताया था मन टेस्ट में रंगमहल, रंगमहल जो आपके भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध था, भित्ति चित्रों के लिए प्रसिद्ध, सभी चीज़ें आपको बताइए। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 की बात करते हैं, निम्नलिखित में साहित्यिक रचनाओं को उनके लेखों को सम्मिलित कीजिए। तो सम्मिलित करते हैं हम, देखो आपका देखो अवतार चरित्र आपके नरहरिदास की थी, ठीक है। रामगुण सागर किसकी थी आपकी, प्रताप कुमारी की थी, ठीक है। विनय मल्लिका किसकी थी आपकी, दयाबाई की। दयाबाई आपके चरणदास की क्या थी, चरणदास जी की शिष्य थी ना, ये बताया गया था चरणदास जी की शिष्या 2 थी आपकी, दयाबाई और एक सहजोबाई। सहजोबाई की रचना पूछी जाती है आपकी सहज प्रकाश, सहज प्रकाश।
और इसकी देखो आपका दयाबाई की 2 वित्ती है तो विनय मिलेगा, ये दयाबोध वित्तीय रचना। कौन सी आपकी दयाबोध, सभी चीज़ें बताई हुई है आपकी। अनबे वाणी बताया था रामचरण जी संधि थे, रामचंद्र जी आपके रामसने संप्रदाय से थे आपको सभी को बताया रामसने संप्रदाय। और कहाँ पर आपकी शाहपुरा भीलवाड़ा में इनकी शाखा थी। जो आपकी रामसने संप्रदाय की सबसे बड़ी शाखा कौन सी आपकी, शाहपुरा भीलवाड़ा के अंदर। और यहीं पर इनका एक उत्सव पूछा जाता है, फूलडोल उत्सव। बहुत ईजी पेपर था आपका। तो यहाँ पर देखो आंसर क्या हो गया आपका, कौन सा हो गया था आपका, ए पहला 3 में है, दूसरा कौन सा में 2 में, 3 2 देखो, 3 1 देखो कौन सा तीसरे ऑप्शन में आपका 3 1 4 2। ठीक है, पूरे के आपको बताए हुए पूरे क्वेश्चन आपको ये कंप्लीट आपका मैंने टेस्ट में एनालिसिस कर दिया, मैंने पूरा का एनालिसिस किया होता। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर देखते हैं 18। किस संकट की फल्गुबाई, देखो आराम से बताया था, किस संकट अजमेर है, यहाँ पर फल्गुबाई के बारे में आराम से बताया था आपको। किस नृत्य से समझे थे आपके, 13 ताले से नहीं है, मांगी बाई थी, भवनी नृत्य से मैंने बताया, पुष्पा व्यास, रूप सिंह शेखावत, कच्ची कौड़ी नृत्य शेखावत से, चरी नृत्य समझी थी, गुर्जर जाति की महिला थी, कौन सी चरी नृत्य। और किससे समझी था आपकी, गुर्जर, चरी नृत्य समझी था आपकी गुर्जर जाति से। ठीक है, 13 ताले की बात की थी आपके, 13 ताले आपके रामदेव जी में किया जाता है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है मैंने ये भी बताया था। 13 ताले नृत्य का होता है आपका क्या नाम था उसका, पदराला गांव पाली। इसकी उत्पत्ति होती है आपकी 13 ताली। और कौन थी इसके प्रसिद्ध नृत्यांगना, मांगी बाई। कंप्लीट बता दिया गया था आपको, मांगी बाई थी। ठीक है, भवानी नृत्य की बात करें तो इसकी उत्पत्ति मैंने बताई थी बागाजी जाट केकड़ी से। बागाजी जाट थे आपकी, जाट, और कहाँ से उत्पन्न हुई थी इनकी, केकड़ी कहाँ पर था आपका, केकड़ी अजमेर। अब ब्यावर जिला है ना, अभी ब्यावर के अंदर आ गया केकड़ी, याद रखना। ठीक है, बागाजी जाट से बन जाती है। और वर्तमान में आपके मैंने बताया था जो अस्मिता कला के बारे में बताया था आपको, अस्मिता कला 111 मटके आपके सिर पर रखे, वर्ल्ड लिंडर बुक ऑफ में अपना वो नाम दर्ज करवाया था। इसके अलावा वर्तमान में रूप सिंह शेखावत आपके, पुष्पा व्यास, ये भवानी नृत्य के लिए आपके पुष्पा व्यास। ठीक है, आपके चमत्कारों के लिए प्रसिद्ध है ये, चमत्कारों के लिए, जैसे थाली पर नृत्य करना आदि, जैसे कलाकार दिखाना, भवानी नृत्य आप सभी को पता है इस चीज़ का। तो और वहीं हमने कच्ची घोड़ी नृत्य के बारे में बात की थी, ये आपके शेखावट में किया जाता है, शेखावट क्षेत्र में, और लिखे और विवाह के अवसर पर किया जाता है शेखावट के अंदर। और व्यावसायिक नृत्य कौन सा आपका, व्यावसायिक नृत्य। और 13 ताली पे आपका व्यावसायिक नृत्य याद रखना। 4 जातियाँ करती है मैंने, साची, भाम्बी, सांच, ये आपको मैंने बता दिया था जब एनालिसिस टॉपिक वाइज किया था आपका। तो ऑप्शन नंबर इसका कौन सा आंसर हो जाएगा, फल्गुबाई आपकी नृत्य से गुर्जर जाति की महिला थी। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं हम। निम्नलिखित में से लोक वाद्य यंत्रों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है, लोक वाद्य यंत्रों का कौन सा समूह सम्मिलित नहीं है। देखो मृदंग, चंग, खतरी, नौपत तो है, कंगी, अलगोचा, नड़, मशक भी है, राणोत्या लोक वाद्य यंत्र है, जंत्र है, निशान नहीं है, सतारा भी नहीं है। देखो आपका ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा, मंजीरा, सांस, थाली, खड़ताल तो है ही। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 19 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20 की बात करते हैं। निम्नलिखित में से युग्म सम्मिलित नहीं है, कौन सा नहीं है। देखो जसनाथ जी पिपासर नहीं है, पिपासर से कौन थे आपके, जाम्बो जी। अच्छे से बताया था आपको, जाम्बो जी थे पिपासर के अंदर। पिपासर कहाँ पर आपका, नागौर के अंदर पड़ता है। और वहाँ पर कौन जन्मे थे आपकी, जाम्बो जी जन्मे थे, जो विष्णोई संप्रदाय समझे थे। किस समझे थे आपकी, विष्णोई संप्रदाय। ठीक है, वह जसनाथ जी थे आपके, जसनाथ जी से जसनाथ संप्रदाय था। और इनका जन्म कहाँ पर होता है आपका, कतरियासर बीकानेर में। कहाँ पर होता है आपका, कतरियासर बीकानेर। अग्नि नृत्य यहाँ का प्रसिद्ध है, पता है ना आपको, बीकानेर। शिवदोड़ा, कोंडा, गोरछंदो इनकी प्रमुख रचनाएं थी। मावजी, सांवला, डूंगरपुर, बताया गया आपको, डूंगरपुर। धनाजी, धुवन गांव का पर आपका, टोंक। सुंदरदास जी, दौसा, बिल्कुल राइट है। और ये शीशे किसके थे आपके, दादू के शीशे थे, दादू के शीशे। कंप्लीट आपको बताया गया। ठीक है, राजस्थान का क्या बोला जाता है इनको, जो वाल्मीकि बोला जाता है क्या, राजस्थान को क्या बोला जाता है, सुंदरदास जी को। कमेंट में बताना क्या बोला जाता है राजस्थान का, वाल्मीकि बोला जाता है, नरसिंह बोला जाता है, सुंदरदास जी को कमेंट में बताना आप। तो ये पूरा क्वेश्चन आपको पहले बताया, पूरा अच्छे समझाया हुआ है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 1 आपका गलत हो जाएगा, क्योंकि पिपासर में आपके जाम्बो जी का जन्म है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। वैष्णव की सर्वप्रधान गति गलता जयपुर के संस्थापक कौन थे। देखो आपको याद आ जाएगा, मैंने बताया था आपको कि रामानंद थे, रामानंद के 12 शिष्य थे। ठीक है, उनमें से एक शिष्य था कौन, अंतानंद। कौन था, अंतानंद। अंतानंद का एक शिष्य था कृष्णदास पेरी बाबा। ठीक है, इस कृष्णदास पेरी बाबा ने क्या किया था, कृष्णदास पेरी बाबा ने आपके जयपुर के महाराज थे कौन, पृथ्वीराज थे। पृथ्वीराज के गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम था आपका चतुरनाथ इनके गुरु का नाम था। इस चतुरनाथ को गलता में रहा था किसने, शास्त्रार्थ में गलता के अंदर
शास्त्रार्थ में हराया था इन्होंने, शास्त्रार्थ में किसने हराया था? आपके कृष्णदास पेरी बाबा ने। और हरा के इनके स्थान पर किसके पीठ की स्थापना की थी? आपकी गलता पीठ की स्थापना की थी, जो उत्तरी तोदात्री के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? आपके उत्तरी तोदात्री के नाम से जाना जाता है। ठीक है। वहीं इस जो आपके कृष्णदास पेरी बाबा थे, इनके शिष्य हुए थे कौन? अगरदास जी। ठीक है। अगरदास जी ने कहाँ पर स्थापना की थी? आपके रेवासा। रेवासा कहाँ पर? आपका सीकर। रेवासा सीकर में कौन सी रसिक संप्रदाय की स्थापना की थी? रसिक संप्रदाय की। पूरा क्वेश्चन आपको अच्छे से समझाता है, एक दूसरे कनेक्ट करके। तो ये इसके शिष्य हो गई, ये इसके शिष्य हो गई, ये इसके शिष्य हो गई। रामानंद जानते हो आपका दक्षिण भारत से उत्तर भारत में भक्ति के मार्ग का कार्य किसने किया था? आपके 50 सिद्धों कार्य किसने किया था? रामानंद किया था 50 सिद्धों कार्य। ये क्वेश्चन आपको पूछा जा चुका है, कंप्लीट क्वेश्चन आपको समझाया होता। ठीक है। वहीं आपकी बात करते हैं यहाँ पर रामरासो ग्रंथ की। जयपुर के महाराजा हुए थे फिर आपके जय सिंह, और जय सिंह के आपके दरबारी कवि थे कौन? दरबारी कवि कृष्ण भट्ट कलानिधि। कौन थे आपके? कृष्ण भट्ट कलानिधि। कृष्ण भट्ट कलानिधि थे। इस कृष्ण भट्ट कलानिधि ने एक ग्रंथ की रचना की थी, रामरासो ग्रंथ की। और रामरासो ग्रंथ किससे संबंधित था? आपका इस संप्रदाय से संबंधित था, आपका कृष्णदास पेरी बाबा से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। गलता में किसकी स्थापना की थी? कृष्णदास पेरी बाबा ने। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22 की बात करते हैं। संत चरणदास जी के संबंध में कथनों पर विचार कीजिए। देखो, संत चरणदास जी के बारे में अभी पढ़ा था हमने। संत चरणदास जी आजीवन अविवाहित थे। राइट, बिल्कुल राइट कथन है आपकी। आजीवन अविवाहित थे। आपके कहाँ पर होता है इनका जन्म? डेरा अलवर के अंदर। डेरा कहाँ पर? आपका अलवर, राजस्थान। संत चरणदास जी समाधि दिल्ली में स्थित है, जहाँ प्रतिवर्ष बसंत पंचमी मेला बढ़ता है। बिल्कुल राइट। एक बात है, राजस्थान के संत संप्रदाय जिनकी समाधि कहाँ पर? आपकी दिल्ली के अंदर। ठीक है, बिल्कुल राइट बात है। दोनों कथन सत्य हैं, मैंने आपको बताया गया था। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 1 और 2 दोनों सत्य हैं क्वेश्चन नंबर 22 का। और इनके जो शिष्य है आपको पता है, सहजो भाई और दया भाई। इनके बारे में काफ़ी बार पूछा जाता है, सहजो भाई और दया भाई। देखो यहाँ पर क्या याद करना आपको? सहजो भाई की रचना याद करनी है, दया भाई की रचना याद करनी है, और चरणदास जी खुद की रचना याद करनी है। ये रचनाएं भी बार बार पूछी जाती है आपके एग्जाम में। नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं। 23 क्या आता है आपका? मारवाड़ क्षेत्र का लोकप्रिय त्यौहार गुड़ला मनाया जाता है। जो गुड़ला था कि जो मारवाड़ क्षेत्र में जो स्त्रियां होती है, सिर पर मटका रखकर, उसमें छिद्रित मटका रख के उसमें दीप जलाकर तेल मांगने जाती हैं, उसको बोलते हैं गुड़ला त्यौहार मनाया जाता है। और मनाया जाता है आपका चैत्र कृष्ण अष्टमी से चैत्र शुक्ल तृतीया तक। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 23 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। राजस्थान में वर पक्ष द्वारा वधु पक्ष के पिता द्वारा स्वागत किए जाने वाले रिवाज को क्या कहा जाता है? रिवाज को क्या कहा जाता है? आपका 32 नहीं उतना तो आपको भात नहीं उतना खिलाता है। क्या कहलाता है आपका? भात नहीं उतना। मैंने बताया था आपको, भात नहीं उतना। जब मम्मी वगैरह अपनी है वो भात नहीं उतने जाती है। ठीक है। मुकलावा, जो मुकलावा क्या बोलते हैं, जब आपको जब शादी हो जाती है या छोटे बाल विवाह हो जाता है, फिर मुकलावा करके उस दुल्हन को लेने जाते हैं। ठीक है, उसको मुकलावा बोलते हैं। ठीक है। बेरोठी, ये बड़े भाई से संबंधित रस्म थी। बड़े भाई जो जेठ वगैरह होता है ना, जेठ, बड़े भाई को क्या बोलते हैं? जेठ। बहनों को पता होगा कि ये रस्म होगी। मधुप्रक देखो आपका, मधुप्रक बोला जाता है, या इसको सामेला भी बोलते हैं, सामेला। तो यहाँ पर आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। स्वागत करने वाले रिवाज को क्या बोलते हैं? मधुप्रक या सामेला बोलते हैं। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 24 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की बात करते हैं। जयपुर के किस शासक द्वारा राजपूत जाति में विवाह एवं श्राद्ध तत्परता का वे कम किया गया था? ईश्वर सिंह, जगत सिंह, माधव सिंह, जय सिंह। तो जय सिंह द्वारा। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 25 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। राजस्थान में ओरण क्या है? देखो, ओरण क्या है? पूर्वी राजस्थान में चारागाह नहीं, पश्चिमी राजस्थान में बंजर भूमि नहीं, पश्चिमी राजस्थान में पवित्र उपवन। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और ये विष्णु जाति आप एग्जाम्पल समझ सकते हो, इसको विष्णु जाति को एग्जाम्पल ले सकते हो। विष्णु जाति आपके उपवन से संबंधित या पवित्र उपवन इनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होते हैं, विष्णु जाति के लोगों के लिए। ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन, विष्णु समाज ले लो आप, विष्णु समाज। नेक्स्ट देखो क्वेश्चन नंबर 27 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 27 आपके पशु मेला है, जो आपके पशु विभाग द्वारा मेले आयोजित किए जाते हैं। यहाँ दिखे आएगा साहब, यहाँ पे देखो पशु मेले। देखो, पशु विभाग आपका 10 मेलों का आयोजन करता है। पशु विभाग है 10 पशु मेलों का आयोजन करता है, आप सभी को पता है। देखो, श्री बलदेव पशु मेला। तो श्री बलदेव पशु मेला ये कहाँ पर लगता है? आपका मेड़ता नागौर में लगता है। मेड़ता नागौर, मेड़ता सिटी कहाँ पर? आपकी नागौर के अंदर। बिल्कुल राइट। चंद्रभागा मेला झालरापाटन झालावाड़ में लगता है। झालावाड़ कहाँ पर? आपका झालावाड़। माँ भी बता दूंगा इनका। देखो आपका, ये तो आपका चैत्र मास में लगता है। बलदेव पशु मेला कब लगता है? आपका चैत्र मास में। ठीक है। और चंद्रभागा मेला मैंने बताया किस माह में लगता है? आपका कार्तिक माह में। कार्तिक माह में लगता है। ठीक, कार्तिक। रामदेव पशु मेला, रामदेव पशु मेला कहाँ पर लगता है? आपका नागौर के अंदर लगता है। रामदेव सबसे ज़्यादा पशु मेले जो लगते हैं वो नागौर में लगते हैं। ठीक है। वीर तेजाजी पशु मेला आपका परबसर भी कहाँ पर? आपका नागौर के अंदर। रामदेव कौन से माह में लगता है? आपका
माघ माह में लगता है, माघ में। और वीर तेजाजी आपको पता है भाद्रपद में लगता है, भाद्रपद, ठीक है। सर्वाधिक बड़ा आपका जो आय की दृष्टि से सबसे बड़ा मेला है आपका कौन सा, आपका आय की दृष्टि से वीर तेजाजी पशु मेला है। तो कौन सा हो गया आपका आंसर, 1, 3। देखो 1, 3 पहला आपका आंसर हो जाएगा, 1, 3, 4 ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28 की बात करते हैं। कौन सा कथन हिंदू त्योहारों के बारे में सही है, कौन सा कथन है जो आपके हिंदू त्योहारों के बारे में सही है, यह हमें बताना था, ठीक है बता देते हैं अभी। देखो पहला दे रखा है हमें, अक्षय तृतीया वैशाख मास की शुक्ल तृतीया को मनाई जाती है, बिल्कुल राइट। अक्षय तृतीया आपको पता है सर्वाधिक बाल विवाह होती है आपके राजस्थान में, बाल विवाह मैंने बताया था जब जो आपके त्योहार टॉपिक था क्वेश्चन तब। निर्जला एकादशी, ये आपका निर्जला एकादशी जो आपकी स्त्री होती है, बहनें होती है, वो निर्जला यानी बिना जल पिए आपके व्रत करती हैं, ठीक है। ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी आती है, बिल्कुल राइट। अक्षय तृतीया, देखो वापस आ गया, अक्षय तृतीया चैत्र मास की शुक्ल पक्ष तृतीया को तो क्या आती है आपकी गणगौर आती है, क्या आती है आपकी गणगौर, ठीक है। निर्जला एकादशी आषाढ़ मास, निर्जला एकादशी पहले और दूसरा तो सही है आपका। आषाढ़ माह में शुक्ल एकादशी कौन सी आती है आपकी, देवशयनी एकादशी आती है। देवता 4 माह के लिए सो जाते हैं आपके, देवशयनी एकादशी, एकादशी। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, सत्य कथन पूछा था 1 और 2, ऑप्शन नंबर आपका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2, ऑप्शन नंबर 1 28 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 29 की। 29 की बात करने से पहले मैं ये बता देता हूँ अक्षय तृतीया को और किस नाम से जाना जाता है। देखो ये तो पीपल पूर्णिमा बोल जाती है इनको, पीपल पूर्णिमा, वैशाख पूर्णिमा को बताता हूँ मैं, वैशाख पूर्णिमा को, वैशाख पूर्णिमा को क्या बोल जाता है आपका, पीपल पूर्णिमा बोली जाती है। इसके अलावा आपको बुद्ध पूर्णिमा बोली जाती है, ये भी पूछा जाता है वैशाख माह की बुद्ध पूर्णिमा, वैशाख माह की पूर्णिमा को ये बोला जाता है, ये बार बार पूछा जाता है आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। निम्न में से किस ख्यात में मुगल मारवाड़ वैवाहिक संबंधों का विवरण मिलता है। मुंडिया ठिकानारी ख्यात, ऑप्शन नंबर 1 ही आपका राइट आंसर हो जाएगा। मुंडिया ठिकानारी ख्यात किसकी थी, ये आपके दयालदास की, दयालदास की थी, ठीक है। जसवंत सिंह की ख्यात किसकी थी आपकी, मोनोत नयन सिंह की, मोनोत नयन सिंह, नयन सिंह, ठीक है। और वही कवि राजा बाकीदास की थी आपकी, बाकीदास की ख्याति बोल सकते हैं इसको। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1 29 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 की बात करते हैं। यह आपके राजस्थान के राज्यपाल से संबंधित आ गई। राजस्थान के राज्यपाल निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय के कुलपति नहीं है। देखो आपको माइनर टेस्ट का याद है तो मैं बता देता हूँ दोबारा आपको। मैंने बताया था कि राजस्थान विश्वविद्यालय की कौन होते हैं आपके राज्यपाल होते हैं। राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय जोधपुर है, इसके आपके राज्यपाल नहीं होते, कौन आते हैं आपके मुख्य न्यायाधीश, भारत के मुख्य न्यायाधीश। ये आपकी सुप्रीम कोर्ट है, वो आपके मुख्य न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान कौन आपके गवई साहब है ना, आपके गवई वो होती हैं, ठीक। केंद्रीय विश्वविद्यालय अजमेर, तो केंद्रीय विश्वविद्यालय उनकी कौन होते हैं आपके पीएम, सॉरी राष्ट्र प्रेसिडेंट होते हैं उनके, राष्ट्रपति कौन आपके द्रौपदी मुर्मू, द्रौपदी मुर्मू, ठीक है। कहते महाराजा गंगा सिंह विश्वविद्यालय के राज्यपाल होते हैं। तो देखो राज्यपाल कुलपति नहीं होते हैं, ये पूछा था, तो नहीं होते हैं आपके 2 और 3 के नहीं होते। 2 और 3 कौन से ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 3। वहीं एक और बता देता हूँ यहीं पर आपको, जो आपके पीएम होते हैं ना, प्रधानमंत्री, जो आपके शांति निकेतन विश्वविद्यालय है ना, रविंद्रनाथ शांति निकेतन विश्वविद्यालय, शांति निकेतन विश्वविद्यालय एकमात्र विश्वविद्यालय जिसके कुलपति कौन होते हैं आपके पीएम, कौन आपके नरेंद्र मोदी वर्तमान में, ठीक है, पीएम इसके विश्वविद्यालय की। तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 30 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31 की बात करते हैं। 31 क्या था आपका, निम्नलिखित में से वह व्यक्ति जिन्होंने सर्वप्रथम राजस्थान में राज्यपाल पद के अतिरिक्त प्रभार के रूप में संभाला था। तो सर्वप्रथम राजस्थान के अतिरिक्त प्रभार के रूप में कौन संभाला था आपके 1991 में संभाला था। कब संभाला था आपके 1991 के अंदर, 26 अगस्त 1991 की बात है। और ये संभाला था आपके स्वरूप सिंह ने, और स्वरूप सिंह कहाँ के थे आपके, स्वरूप सिंह थे आपके गुजरात के राज्यपाल, गुजराती राज्यपाल थे सर्वप्रथम 1991 के अंदर स्वरूप सिंह। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। और अब तक की बात करें, अब तक की बात करें हम, ये क्वेश्चन अभी आपके पूछा गया था सेकंड ग्रेड में। 9 राज्यपाल ऐसे हैं जो अतिरिक्त बार संभाल सके। देखो आपके सभी आपके ऑप्शन दे रखे हैं, आपके सभी संभाल चुके हैं, ठीक है। तो 9 है आपके अतिरिक्त बार संभाल चुके हैं, आपके अतिरिक्त प्रभार, ठीक है, सॉरी अतिरिक्त प्रभार संभाल चुके हैं आपके राजस्थान का। तो वैसे बता देता हूँ, कैलाशपति मिश्र भी आपके गुजरात के थे, तभी इन्होंने संभाला था। शिवराज पाटिल थे आपके, शिवराज पाटिल पंजाब के राज्यपाल थे, तब इन्होंने संभाला था। और AR किदवई है, ये आपके हरियाणा के, चाल लिख देता हूँ, हरियाणा के राज्यपाल थे, तब राजस्थान का अतिरिक्त बार संभाला था। और ये याद रखना आप 9 वाला, ठीक है। अतिरिक्त अब तक कितने संभाल चुके हैं 9, और पहले थे आपके स्वरूप सिंह।
नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 32 की बात करते हैं। देखो, राजस्थान के राज्यपाल जो संविधान सभा के सदस्य रहे, संविधान सभा के सदस्य रहे, वो पूछा था मैं, गुरु गोविंद निहाल सिंह आपके, ये तो आपके राजस्थान के फर्स्ट राज्यपाल थे। कौन थे आपके फर्स्ट राज्यपाल, सभी को पता है। इसके साथ ही सबसे लंबे कार्यकाल वाले, सबसे लंबे कार्यकाल वाले, लंबे कार्यकाल वाले पूछा गया ना आपको, सबसे लंबे कार्यकाल वाले प्रधान राज्यपाल कौन है आपके, गुरु गोविंद निहाल सिंह। कब ली थी इन्होंने शपथ, 1 नवंबर 1956। राजस्थान का जो सप्तम चरण था ना, तब जब राज्यपाल का पद गठित किया गया था, राजप्रमुख की जगह राज्यपाल का पद आया था, तब इन्होंने 1 नवंबर 1956 में किसने, गुरुमुख निहाल सिंह बने थे। ठीक है। डॉक्टर संपूर्णानंद की बात करें, ये आपके दूसरे थे, आपके दूसरे राज्यपाल। ठीक है। और आपका फर्स्ट राष्ट्रपति शासन लगा था ना, तभी यही थे आपके फर्स्ट राष्ट्रपति शासन के दौरान कौन थे आपके, संपूर्णानंद थे। और आपके मोहनलाल सुखाड़िया के समय ये थे आपके, मोहनलाल सुखाड़िया के समय लगा था फर्स्ट राष्ट्रपति शासन, आपको बताया गया। जोगिंदर सिंह या रघुकुल तिलक, तो कौन थे आपके, जोगिंदर सिंह थे, और आपके संविधान सभा के सदस्य रहे थे। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा 32 का। वहीं आपके रघुकुल तिलक की बात करें, देखो रघुकुल तिलक के बारे में पूछा जाता है बार बार। दूसरा, ये तो दूसरा राष्ट्रपति शासन लगा था वो। ठीक है। या आरपीसी के सदस्य रहते हैं आपके, आरपीसी के सदस्य। इसके अलावा एकमात्र राज्यपाल है, एकमात्र राज्यपाल जिन्हें आपके राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किया गया था, राष्ट्रपति द्वारा बर्खास्त किसे किया गया था, आपके रघुकुल तिलक को। ठीक है। आरपीसी सदस्य किसने किया था, ये राष्ट्रपति कौन थे आपके, नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी द्वारा बर्खास्त कर दिया गया था रघुकुल तिलक को। वही दूसरे आपका राष्ट्रपति शासन लगा था, दूसरे राष्ट्रपति के दौरान ये आपके राज्यपाल थे, ये भी आपको याद होना चाहिए, रघुकुल तिलक। नेक्स्ट बात करते हैं हम, ये तो कौन सा क्वेश्चन था आपका, 32वां। तीसरे की बात करते हैं, 33वां क्वेश्चन की। राजस्थान के राज्यपाल जो पूर्व बीकानेर के डूंगर कॉलेज के प्राचार्य पद पर है, जो आपके डूंगरगढ़ कॉलेज है आपके बीकानेर के अंदर, उसके प्राचार्य है आपके सरदार हुक्म सिंह, रघुकुल तिलक, ओपी मेहरा, डॉक्टर संपूर्णानंद। तो कौन रहते हैं आपके, सरदार हुक्म सिंह। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 33 का। वही बात करें, आपके लोकसभा अध्यक्ष भी रहते हैं आपके, इससे राज्यपाल जो आपके लोकसभा अध्यक्ष भी रहे, लोकसभा अध्यक्ष कौन रहते हैं आपके, हुक्म सिंह। वह ओपी मेहरा के बारे में पूछा जाता है, एकमात्र राज्यपाल जो एयर मार्शल रहते, कौन आपके, एयर चीफ मार्शल, एयर चीफ मार्शल। ठीक है, ओपी मेहरा। रघुकुल तिलक के बारे में पढ़ चुके हैं, डॉक्टर संपूर्णानंद के बारे में पढ़ चुके हैं पिछले पेपर में, पिछले क्वेश्चन में 32 में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 34 की बात करते हैं हम। राजस्थान सरकार की समस्त कार्यकारी संबंधी कार्यवाहियाँ राजस्थान के राज्यपाल के नाम से की ही मानी जाती है। इसका संवैधानिक उपबंध है अनुच्छेद 178 में, अनुच्छेद 177 में, अनुच्छेद 166 में, अनुच्छेद 167 में। तो किसमें आपकी, अनुच्छेद 166 के अंदर है। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वहीं आपके अनुच्छेद 178 की बात करें तो क्या आपके विधानसभा अध्यक्ष, विधानसभा अध्यक्ष का उल्लेख है, विधानसभा अध्यक्ष व उपाध्यक्ष का उल्लेख है, अध्यक्ष अध्यक्ष। ठीक है। और उपाध्यक्ष दोनों का उल्लेख है इसमें। वर्तमान में कौन आपकी, वर्तमान देखो 16वीं विधानसभा है, कौन सी आपकी 16वीं, और कौन है वासुदेव देवनानी, देवनानी विधानसभा अध्यक्ष ना आपके। वही आपके अनुच्छेद 177 की बात करें, अनुच्छेद 177 में क्या आपके जो आपके राज्य के महाधिवक्ता है ना, उनकी कार्य संबंधी आपके राज्य के महाधिवक्ता, राज्य के महाधिवक्ता या मंत्रियों कार्य, महाधिवक्ता और मंत्रियों कार्य। और इसमें आपके वर्तमान में महाधिवक्ता कौन है राज्य के, वो आपके राजेंद्र कुमार गुप्ता, राजेंद्र कुमार गुप्ता। और इसकी नियुक्ति राज्यपाल करता है कौन से अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत, अनुच्छेद 165 के तहत नियुक्ति करता है राज्यपाल महाधिवक्ता की। ठीक है। अनुच्छेद 167 की बात करें तो सीएम के कर्तव्य हैं, सीएम के कर्तव्य जैसे राष्ट्रपति है उसमें अनुच्छेद 78 में आपके कर्तव्य होते हैं प्रधानमंत्री की, वही आपके सीएम के कर्तव्य कौन से में आपके अनुच्छेद 167 के अंदर। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 34 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 35 की। अनुच्छेद 176 के तहत राजस्थान के राज्यपाल द्वारा राजस्थान विधानसभा में विशेष अभिभाषण किस अवसर पर दिया जाता है, विशेष अभिभाषण 2 अवसर पर दिया जाता है। देखो आपको राजस्थान विधानसभा के प्रत्येक साधारण निर्वाचन के बाद प्रथम, ये भी आपका निर्वाचन हो जाता है, निर्वाचन के बाद प्रथम सत्र चलता है तो या बजट सत्र के आरंभ में, बजट सत्र के आरंभ में। ठीक है, ये 2 किया जाता है, बाकी मानसून सत्र के प्रारंभ नहीं दिया जाता, शीतकालीन के सत्र के आरंभ में नहीं दिया जाता। तो आंसर क्या हो जाएगा 1 और 2, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 35 का।
नेक्स्ट बात करते हैं, देखो क्वेश्चन नंबर 36 की बात करते हैं। 36 क्या था आपका, राजस्थान के मुख्यमंत्री जो राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर भी रहे, तो कौन रहे आपके, मोहनलाल सुखाड़िया, शिवचरण माथुर, हिरालाल देवपुरा या भैरों सिंह शेखावत। तो कौन रहे आपके, भैरों सिंह शेखावत। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, भैरों सिंह शेखावत। भैरों सिंह के बारे में जानिए हम। तो ये क्या कौन थे आपके, बाबोसा, उपनाम क्या था इनका, बाबोसा। बहुत ही अच्छे पीएम थे, प्रथम गैर कांग्रेसी पीएम थे आपके, सॉरी राज्य सीएम थे आपके, प्रथम गैर कांग्रेसी, प्रथम गैर कांग्रेसी सीएम थे आपके राजस्थान के। कौन थे आपके, बाबोसा। ठीक है, और जब सीएम बने तब ये विधानसभा के सदस्य नहीं थे, और ये राज्यसभा के सदस्य रहे आपके, फिर राज्यसभा के सदस्य। ठीक है, फिर आपके उपराष्ट्रपति बने, क्या बने आपके, उपराष्ट्रपति। एकमात्र ऐसे सीएम है राजस्थान के जो फिर एकमात्र जो उपराष्ट्रपति बने। ठीक है, इसके अलावा आपको ये बताऊँ, इनको क्या कहा जाता है, राजस्थान के विश्व बैंक के अध्यक्ष थे आपके रॉबर्ट मैकमारन। इन्होंने भारत का रॉक फेलर कहा था, इन्होंने भारत का रॉक फेलर, भारत का रॉक फेलर किसने कहा था आपके, विश्व बैंक है ना आपका, विश्व बैंक। विश्व बैंक के तत्कालीन मतलब जब भैरों सिंह आपके सीएम थे उस समय जो आपके विश्व बैंक के अध्यक्ष थे आपके, कौन थे आपके, रॉबर्ट मैकब्रोनी ऐसे नाम था इनका, मारनी। ठीक है, इन्होंने कहा था आपके भारत का लोक फेलर, इनका नाम याद करना, मुझे थोड़ा सा नाम याद नहीं रहा यहाँ पर। तो यहाँ पे क्या था आपका, भारत का लोक फेलर किसने, रॉबर्ट ब्रोनी था शायद, ब्रोनी। ठीक है, ब्रोनी। तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा आपका ये, भारत का रॉक फेलर भैरों सिंह शेखावत, और आपका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, वहीं बात करें मोहनलाल सुखाड़िया की बात कर लेते हैं यहीं पर। आपके सर्वाधिक कार्यकाल वाले मुख्यमंत्री आपके, सर्वाधिक कार्यकाल सीएम, 4 बार शपथ ली थी उन्होंने, 4 बार शपथ लेने वाले मुख्यमंत्री। ठीक है, आधुनिक राजस्थान के निर्माता, आधुनिक राजस्थान के निर्माता याद होना चाहिए आपको। हीरालाल देवपुरा, न्यूनतम कार्यकाल। ठीक है, न्यूनतम कार्यकाल था इनका हीरालाल देवपुरा का। ठीक है, एकमात्र विधानसभा के सीएम, एकमात्र ऐसे सीएम है हीरालाल देवपुरा, एकमात्र सीएम जो आपके विधानसभा अध्यक्ष भी रहे। कौन रहे आपके, विधानसभा अध्यक्ष। तो कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, एकमात्र सीएम ऐसा कौन है जो विधानसभा अध्यक्ष रहे, हीरालाल देवपुरा। और न्यूनतम कार्यकाल वाले सीएम कौन है आपके, हीरालाल देवपुरा। शिवचरण आपकी बात करें, शिवचरण माथुर आपके, याद कराऊँ मैं आपको, ये आपके प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष भी रहते हैं आपके, प्रशासनिक सुधार आयोग के अध्यक्ष, 99 कौन सा था आपका, सुधार आयोग के अध्यक्ष। ठीक है, और ये सीएम से कैसे हटे थे आपके, डी के जो महाराजा थे ना, वो पुलिस गोलीबारी में मारे गए थे, आपको याद होगा ये, तभी शिवचरण माथुर को ये इस्तीफा देना पड़ा था। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। और प्रोटेम स्पीकर कितनी बार बने थे भैरों सिंह शेखावत, 3 बार। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 37 की बात करते हैं। अब तक राजस्थान विधानसभा में विश्वास प्रस्ताव कितनी बार लाया जा चुका है, विश्वास प्रस्ताव की बात करें तो 3 बार आ चुका है, 4 बार आ चुका है, 5 बार, 6 बार। तो देखो 5 बार आ चुका है। फर्स्ट बार कौन लेके आए थे आपके, फर्स्ट बार लेके आए थे आपके बाबोसा यानी भैरों सिंह शेखावत, फर्स्ट बार लेके आए थे भैरों सिंह शेखावत। और अंतिम बार आपको सभी को पता है, 5वां कब लेके आए थे आपके, 5वां अंतिम बार, अभी तक का अंतिम बार बता देता हूँ। 5वां है आपका अशोक गहलोत। मानेसर कांड सुना था अशोक गहलोत 2020 में, और ऐसा कांड हुआ कि भर्तियों की पूरी गेली लग गई इनके चक्कर में। सबसे बाद में घोटाले हुए थे ना सारे, इस कांड के बाद में हुए थे। सरकार बचाने के चक्कर में मंत्रियों को पूरी छूट दे दी गई, हर भर्ती के पेपर बेच दे दिए इसी कांड के कारण। तो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। 5वां देखो विश्वास प्रस्ताव आ जाता ना, विश्वास प्रस्ताव आने के बाद में यदि विश्वास प्रस्ताव को गवर्नमेंट लेके आती है तो विश्वास प्रस्ताव आने में ज़्यादा टाइम नहीं लगता। विपक्ष लेके आता ना अविश्वास प्रस्ताव, अविश्वास प्रस्ताव की बात करूँ मैं, अविश्वास प्रस्ताव है जो विपक्ष लेके आता है। ठीक है, और यदि विश्वास प्रस्ताव आ जाता है ना एक बार, तो अविश्वास प्रस्ताव बहुत जल्द आता है। इस चीज़ को याद करना है, नोट, ये क्वेश्चन आपको पूछा गया, नोट कर लेना कि यदि विश्वास प्रस्ताव आ जाता है तो अविश्वास आने की संभावना बढ़ जाती है। ठीक है, कोर्ट में आया था आपका क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा के किसी सदस्य के दल बदल संबंधी अयोग्यता के किसी पर्सन की अध्यक्षता सदस्यता का निर्णय कौन करता है आपका, राजस्थान का राज्यपाल।
राज्यपाल नहीं करता, मुख्यमंत्री नहीं करता, विधानसभा अध्यक्ष करता है। ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। दल बदल आपको पता है सभी को, आपका 52वां संविधान संशोधन आया था 1985 राजीव गांधी के समय। 10वीं अनुसूची जोड़ी गई थी, सब बताया हुआ आपको, प्रत्येक चीज़ आपकी समझाई हुई है। मैं तो भूल गया बताना आपको, प्रत्येक क्वेश्चन आपको समझाया, कोई ज़्यादा हार्ड पेपर नहीं था, पूरे इजी क्वेश्चन थे आपके ये आज वाले, पूरे क्वेश्चन आपको पहले बता दिए थे मैंने। 10वीं अनुसूची और ये आपके फिर आपका 91वां संविधान संशोधन 2003 में इसमें संशोधन किया गया था। ठीक है, इसमें आपके 2/3 से 2 बहुमत का दल बदलने का छूट दे दी गई। ठीक है, उसमें साथ में आपके सचेतक का पद आया था आपका 2003। राजस्थान के राज्यपाल की बात करिए वर्तमान में कौन है आपका, हरिभाऊ कृष्णराव बागड़े। बता देता हूँ, याद हो जाए आपको, हमें तो क्या हमें याद होनी चाहिए। राजस्थान के मुख्यमंत्री आपके एग्जाम तक तो भजनलाल शर्मा रहेंगे, आगे का पता नहीं। विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी। निर्वाचन आयोग ने आपके मधुकर गुप्ता है ना वर्तमान ये है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 की बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा की कार्य सलाहकार समिति के वर्तमान अध्यक्ष, कार्य सलाहकार समिति है उसके वर्तमान अध्यक्ष कौन होते हैं आपके, विधानसभा अध्यक्ष होते हैं। विधानसभा अध्यक्ष कौन है आपकी, देखो वासुदेव देवनानी, काफी और बता दिया मैंने। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। वही देखो आपका दयाराम परमार है, वो किस समिति के अध्यक्ष आपके, दयाराम परमार की बता देता हूँ मैं, पर्यावरण संबंधी समिति आपका, पर्यावरण संबंधी समिति। ठीक है, और आपके प्रभाराम विश्नोई है, वो किसके आपके अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष, अल्पसंख्यक समिति के अध्यक्ष कौन आपके, प्रभाराम विश्नोई। ठीक है, भजनलाल शर्मा किसी समिति के अध्यक्ष नहीं। जो आपकी सलाहकार समिति होती है इसमें 15 सदस्य होते हैं, अध्यक्ष सहित 15 सदस्य, याद रखना। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा 39 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 की बात करते हैं। राजस्थान विधानसभा में सर्वाधिक बार नेता प्रतिपक्ष को रहे लक्ष्मण सिंह। ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, कितने बार रहे थे आपके, 4 बार रहे। भैरव सिंह शेखावत की बात करें तो 3 बार रहे। परसाराम मदेरणा, देखो मदेरणा परिवार भी बहुत खतरनाक था, इनका चौपट किसने किया था आपके, अशोक गहलोत ने, बहुत ही अच्छे थे परसाराम मदेरणा। अच्छे का मतलब लीडर, मतलब लड़ने में, चुनाव में, भाषण देने में बहुत ही अच्छा, मतलब बहुत ही अच्छा शानदार पकड़ थी इनकी वहाँ पर जोधपुर में है ना आपका मदेरणा परिवार। ठीक है, बहुत ही शानदार पकड़ थी इन्होंने, बहुत अच्छे भाषण दिए थे इन्होंने, सुनने में बहुत ही अच्छे मुद्दे उठाए थे। फिर तो पता राजनेता तो सभी आपको पता न करप्ट वरप्ट होते हैं, वैसे नहीं बता सकते हम। तो ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाबू शाह के बारे में तो आप जान चुके। पूनम चंद्र बिश्नोई की बात करें हम तो पूनम चंद्र बिश्नोई कौन थे आपके, विधानसभा के सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर बने थे इनमें, सर्वाधिक बार प्रोटेम स्पीकर कौन बने आपके, पूनम चंद्र बिश्नोई राजस्थान में। और वर्तमान में कौन थे आपके, लास्ट आपके 16वीं की बता देता हूँ साथ में आपकी, कालीचरण श्राफ। देखो बता देता हूँ यहाँ पर। वहीं आपकी महिला के बारे में बताऊँ मैं आपको, नेता प्रतिपक्ष पूछा ना आपका, नेता प्रतिपक्ष के बारे में जान लेते हैं यहाँ पर थोड़ा सा। देखो नेता प्रतिपक्ष फर्स्ट महिला कौन बनी आपकी, सब जानते हो आपकी 13वीं विधानसभा बनी थी, कौन, वसुंधरा राजे, एकमात्र वसुंधरा राजे जो नेता प्रतिपक्ष रही महिला, एकमात्र बताऊँ अभी तक तो एकमात्र। और 13वीं में विधानसभा में आपको बताया ना, तीनों संवैधानिक पदों पर महिला थी। मैंने जब आपको मैंने टेस्ट करा बताया था कि राज्यपाल तो प्रतिभा पाटिल थी, सुमित्रा सिंह आपकी विधानसभा अध्यक्ष थी, और आपके वसुंधरा राजे सीएम थी। ठीक है, वही आपके नेता प्रतिपक्ष वर्तमान की बात करें, वर्तमान में कौन है आपके, टीकाराम जूली। इससे अच्छा तो डोटासरा को बना देते हैं, टीकाराम जूली से कम बोलने का मौका तो मिलता, सुनने में कुछ भाषण नहीं आती है अखबारों के अंदर, कुछ बोलते नहीं टीकाराम जूली, कोई विपक्ष का मुद्दा नहीं उठाते हैं। ठीक है, दमदार विपक्ष नेता नहीं है ना, आप सभी को पता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41 की बात करते हैं। राजस्थान का विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र जिसमें सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता है, देखो ये फैक्ट क्वेश्चन आपका, निर्वाचित क्षेत्र कौन सा आपका सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता है, तो ये आपके जोटवाड़ा जयपुर है जहाँ पर सर्वाधिक पंजीकृत मतदाता है। ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा। फैक्ट क्वेश्चन आपका ये पूछा जा सकता है, यदि चुनाव के बारे में, वैसे इतना डीप क्वेश्चन नहीं पूछेगा, पूछ भी सकता है, देखो आजकल कोई भरोसा नहीं है। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 42। निम्नलिखित में से कौन सा एक वर्तमान में राजस्थान सरकार का फ्लैगशिप प्रोग्राम कार्यक्रम नहीं, देखो मैंने बताया था आपकी 8-9 आपके एक चार्ट दिया हुआ है, उसमें 9 या 8 ऐसी योजनाएं जो आपके फ्लैगशिप प्रोग्राम में शामिल है। ठीक है, बुकलेट भी आपको भेजेगी ग्रुप में टेलीग्राम पर, तो देख लेना आराम से। कर्मभूमि मातृभूमि आपका इंपॉर्टेंट है, याद रखना, ये तो आपका शामिल है। मुख्यमंत्री शिक्षित राजस्थान अभियान भी शामिल है। मिशन रियल राजस्थान में कैच द रेन अभियान आपके इसमें फ्लैगशिप योजना में शामिल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर हो जाएगा 42 का। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 43 की। क्वेश्चन नंबर 43 के आपका ERSP
सीपी योजना के संबंधित है। तो देखो सबसे बड़ा घोटाला आपकी राजस्थान में इसी योजना के तहत हुआ है। गहलोत सरकार मान लो चाहे कुछ भी मान लो, लेकिन ERCP योजना थी आपकी, जो आपके पूर्वोत्तर जिले हैं उनको आपकी पानी की समस्या थी, उनकी प्रॉब्लम्स, लेकिन इसको पूरा खा गया, मतलब जितने पैसे थे वो डूब गए। अगर कुछ पता नहीं, गवर्नमेंट के भी इस बीजेपी सरकार के भी 2 साल हो जाएंगे कंप्लीट, शायद लगभग हो गए होंगे, मुझे पता नहीं। तो ये इस योजना के जो जितने पानी के जितने पैसे पास हुए थे उनका कोस्ट तो नहीं गहलोत सरकार में पास हुए थे, सर 3,000-4,000 करोड़ की बात थी वो। अभी तो इसकी जांच भी हो रही है, अपना हाईकोर्ट अपना जांच कर रहा है, पर जांच में क्या मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। ठीक है, किसी को कोई पता नहीं कहाँ गए क्या हुआ, राम जाने। तो जो आपकी दो अब ऐसे याद होना चाहिए, हमें ऐसी चीज़ों का याद होना चाहिए कि यार क्या क्या कर रही है गवर्नमेंट, है ना। देखो आपको हर चीज़ को पता होना चाहिए, पढ़ाई भी ज़रूरी है, साथ साथ ऐसे मुद्दे भी पता होना चाहिए आपको कि हमारे राजस्थान में क्या हो रहा है, कौन सी घोटाला हो रहा है, कौन सा नहीं हो रहा है। आप सभी को पता है ERCP का मुद्दा चुनाव बनने पर भी काफ़ी मुद्दा बनाया गया था ERCP को। एकीकृत ERCP योजना के समन्वय में खतरों पर विचार कीजिए। चलो करते हैं। जनवरी 2025 में राज्य सरकार द्वारा इस योजना का नाम परिवर्तित करके राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया। ठीक है, क्या कर दिया गया, राम जल सेतु लिंक परियोजना कर दिया गया, बिल्कुल राइट। गहलोत सरकार ने ERCP किया था। ठीक है, यह देश की नदियों को जोड़ने की राष्ट्रीय प्रेक्षय योजना का दूसरा प्रोजेक्ट है। देखो दूसरा प्रोजेक्ट है, कब शुरू हुई थी ये परियोजना, शायद 2016-17 पता नहीं कब हुई थी, आपका याद करना, आपका हुई थी मोदी काल के अंदर ही हुई थी। ठीक है, ये याद रखना, राष्ट्रीय परिक्षय योजना का दूसरा प्रोजेक्ट था। इस योजना का राजस्थान के 29 जिलों नहीं 29 नहीं होंगे, आपके 13 जिले होंगे। कितने होंगे आपके, 13 जिले, ये गलत हो जाएगा। तो देखो कौन सा कथन सत्य है, तो आपका 1 और 2 सत्य, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा 43 का। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 44 की बात करते हैं। जनवरी 2025 में भारत के सोलर एक्सपो के दूसरे संस्करण का आयोजन किया गया था सीतापुर जयपुर, ऑप्शन नंबर 1 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 45 की। हाल ही में राज्य सरकार द्वारा प्रशासनिक इकाइयों में सुधार व पुनर्गठन हेतु राजस्व विभाग के अधीन एक समिति गठित की गई। इसका अध्यक्ष किसे बनाया गया, आपके BN शर्मा को, ललित के परवार को, सुधांश पंत को, श्रीनिवासन को। किसको बनाया गया, आपकी ऑप्शन नंबर 2 आपका श्रीनिवासन को। ऑप्शन नंबर 4 आपका राइट आंसर, ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ललित के पंवार। ठीक है, इनको बनाया गया। सुधांशु पंत कौन आपको वर्तमान में आपकी मुख्य सचिव है, मुख्य सचिव वर्तमान में आपके, याद रखना। इनके पहले कौन थी, आपकी उषा शर्मा, इनसे पहले थी आपकी उषा शर्मा, क्योंकि सचिवों का आपके मुख्य सचिव आपके टॉपिक है तो इनका क्रम पूछा जाता है। ठीक है, याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46 की बात करते हैं हम। मेहरानगढ़ म्यूजियम ट्रस्ट द्वारा 2025 हेतु दिए गए मारवाड़ रत्न, कौन सा मारवाड़ रत्न पुरस्कार के संबंध निम्नलिखित कथनों में असंगत युग्म की मैं पहचान करनी, कौन सा असंगत कथन है। थोड़ा छोटा कर लेता हूँ, काफ़ी बड़ा क्वेश्चन था। तो यहाँ पे देखो आपका कौन सा हो जाएगा आपका आंसर। देखो राव जोधा सम्मान आपके प्रेम भंडारी को मिला है, बिल्कुल राइट। महाराजा विजय सिंह सम्मान आपके बतूल बेगम को मिला है, बिल्कुल राइट, मानगायिका का है बतूल बेगम। पद्मश्री सीताराम लालच सम्मान लता कच्छावा को नहीं मिला है, किसको मिला आपका दीप सिंह भाटी को, किसको मिला आपके दीप सिंह भाटी को मिला है। ये संगत हो जाएगा, ये पूछा था मैं, ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। चिरंजीवी युवराज शिवराज सिंह सम्मान आपके अनिल लेखरा को मिला है। ठीक है, तो यहाँ पर आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3 असंगत दीप सिंह भाटी को मिला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47 करंट क्वेश्चन चल रहे हैं ना। 38वें राष्ट्रीय खेलों के संबंध में निम्नलिखित में से असंगत युग्म का चयन कीजिए। लोग करते हैं। स्वर्ण पदक विजेता खिलाड़ी संबंधित खेल, महक शर्मा आपके वस्तु संबंधित थी, रजत चौहान आपके तीरंदाजी संबंधित थे, हरचरण सिंह आपके वेट लिफ्टिंग से संबंधित थे, अनंत सिंह नरूका आपके एथलेटिक्स नहीं थे, अनंत सिंह संबंधित थे आपके शूटिंग से संबंधित थे। जो अनंत सिंह नरूका थे वो किससे संबंधित थे, आपके शूटिंग। ठीक है, संगत हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 की बात करते हैं हम। अड़तालीस क्या आपका, जो निम्नलिखित कथनों में से असंगत युग्म का हमें चयन करना है। कोष तैयारी के ई व्हीकल प्रोत्साहन फंड आपके 200 करोड़ रुपए, बिल्कुल राइट है, प्रस्ताव है। विवेकानंद रोजगार सहायता कोष में 300 करोड़ है, बिल्कुल राइट। नहीं, विवेकानंद तो आपकी योजना है नहीं, ये तो थी नहीं, ये आपका गलत हो जाएगा दूसरा। गिग एंड अनऑर्गेनाइज्ड वर्कर्स डेवलपमेंट फंड 350 करोड़, माँ कोष में 3500 करोड़। माँ कोष याद रखना आप, इंपॉर्टेंट है माँ कोष, ये व्हीकल याद करना। और ये तो आपके राजस्थान की योजना में है नहीं, तो ऑप्शन नंबर 2 आपका राइट असंगत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49। राजस्थान डेटा सेंटर पॉलिसी 2025, डेटा सेंटर पॉलिसी 2025 संबंध में खत्म में विचार करना। यह नीति 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी। कब तक रहेगी आपकी, 31 मार्च 2029 तक प्रभावी रहेगी, बिल्कुल राइट बात है ये आपकी। दूसरा कथन दे रखा है, इस नीति के डेटा सेंटर निर्माण पर 10 वर्षों हेतु 50 करोड़ रुपए का निवेश प्रोत्साहन दे। देखो 50 करोड़ का कोई प्रावधान नहीं है, ठीक है, ये गलत हो जाएगा आपका।
इस सब्सिडी का जरूर प्रावधान है, आपका सब्सिडी दी जाएगी, ठीक है। 50-50 करोड़ प्रोत्साहन दे होगा तो फिर खराब हो जाएगी। इस नीति के तहत आगामी 5 वर्षों के राजस्थान में 300 मेगावाट क्षमता डाटा सेंटर स्थापित की। कितने? 300 मेगावाट, बिल्कुल राइट बात है। सत्य कथन, तो 1 और 3 सत्य है, तो आपका देखो ऑप्शन नंबर 3 आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, और आज का अंतिम क्वेश्चन। राज्य बजट 2025-26 के अंतर्गत मक्का फसल की उत्पादकता वृद्धि तथा मूल्य संवर्धन हेतु सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर मेज कहाँ खोला जाना है? झालावाड़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़। तो कहाँ? बांसवाड़ा। मक्का अनुसंधान केंद्र भी कहाँ पर आपका? बांसवाड़ा के अंदर। मक्का अनुसंधान केंद्र बांसवाड़ा। तो ये आपके मेजर टेस्ट है कि आपके 50 क्वेश्चन आज कंप्लीट हो चुके हैं। 50 कल कर लेंगे हम। वैसे बताऊँ मैं आपको, यहाँ से आपको कितने, आपके कम से कम 35 क्वेश्चन ऐसे थे जो आपके पीछे मैंने जो एनालिसिस किया वही रिपीट क्वेश्चन हुए। तो बताने का इतना मन भी नहीं था, मन ही नहीं किया कि क्या बताऊँ मैं आपको, बताए हुए सभी, क्योंकि एक बार जो बताई जाती है उसे दोबारा बताना। लेकिन मैंने सोचा आपको रिविजन हो जाए, रिविजन करवाने के लिए मैंने सभी चीज़ें आपको वापस बताई है ताकि आपको रिपीट हो, ठीक है। आपको वैसा पता तो चले कि हाँ ये चीज़ें हमने पीछे बताई गई थी, जो एनालिसिस किया था उन चीज़ों को मैं बताया गया था। तो आपको देखो 35 क्वेश्चन 50 में से डायरेक्ट मिल रहे हैं। एनालिसिस से कितना बेनिफिट मिल रहा है आप सभी को पता चल गया होगा, चल गया ना पता। इसलिए आपको मज़ा भी नहीं आया होगा आज, यदि आप क्लास देखोगे मज़ा नहीं आएगा, क्योंकि पहले चीज़ें आपकी फटी हुई है सभी। तो आप आसानी से आराम से क्वेश्चन कर दोगे। बहुत ही ईजी पेपर था, इतना हार्ड पेपर नहीं था। आगे के अभी 50 क्वेश्चन मैंने देखे नहीं है, आगे के और देख लूँगा, कल उसका वीडियो बना देंगे, ठीक है। तो चलो दोस्तों, यहीं पर आपको समाप्त करते हैं। एनालिसिस अच्छा लगा है तो क्लास को सब्सक्राइब, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। अभी तक जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है, इसका क्लास को लाइक जरूर करना और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर भी जरूर करना, ठीक है दोस्तों। और पहले शेयर करने से पहले खुद पढ़ लेना, वीडियो को अच्छे से देख लेना, समझ लेना। जो चीज़ आपको नहीं बताई गई है वो नोट कर लेना, ठीक है। हर चीज़ आपको कनेक्ट कर लेना। जो टॉपिक आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है अभी भी, उनको नोट कर लो, ठीक है। एक कॉपी का पेज ले लो या कोई पेज लो, उसमें लिखा करो साथ साथ ये टॉपिक मुझे याद नहीं है, तो उनको फिर दोबारा पढ़ लिया करो। क्योंकि आपके एक तरीका होता है और इस तरीके को यदि आप फॉलो करोगे ना आपको अजीब लगेगा, लेकिन यही आपका तरीका होता है। ऐसे आप थ्योरी पढ़ते रहोगे, एग्जाम तो थ्योरी पढ़ते रहोगे, क्वेश्चन प्रैक्टिस नहीं करोगे, तो फिर आप एग्जाम के टाइम पर करोगे यार ये क्वेश्चन कहाँ से गया। आप टेस्ट में देखते हो ना, टेस्ट देख के देख लो, एग्जाम की जरूरत कहाँ है, टेस्ट देख के देख लो। आप सच्ची बता रहा हूँ, अनुभव से बता रहा हूँ आपको कि टेस्ट देख के देख लो, अब आपका आपका लेवल ऑटोमेटिक पता चल जाएगा कि कहाँ पर हो। आपको थ्योरी पढ़ने की बात बता रहा हूँ। यदि क्वेश्चन प्रैक्टिस अच्छी की तो आपका लेवल बहुत हाई लेवल पर होगा, अच्छा लेवल हो जाएगा, क्योंकि आपने बहुत ज़्यादा दिमाग लगाया हुआ है, ठीक है। बाकी हमें जो आपकी 23 जून के बाद एग्जाम हो जाएगी, रोज़ प्रैक्टिस आपकी कलाम लाइब्रेरी वाले क्वेश्चन है वो मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगा, सेकंड ग्रेड कंप्लीट। इसके अलावा मैं अलग एक कलाम टेस्ट सीरीज, देखो मैं बताता हूँ रियल कलाम टेस्ट सीरीज से ही कोई सिलेक्शन, ये जरूरी नहीं कि इस टेस्ट सीरीज से क्वेश्चन है, हमने जो कनेक्ट किया ना वहाँ से पक्का क्वेश्चन आएगा। जरूरी नहीं कलाम का जो टेस्ट पेपर आ गया वही क्वेश्चन एग्जाम आएगा। जो हमने कनेक्ट किया है ना, जो प्रेयर सीरीज क्वेश्चनों को लिया है, महत्वपूर्ण चीज़ों को लिया, वहाँ से तो फैक्ट क्वेश्चन है, तो वो तो कंफर्म आएंगे, क्योंकि वहाँ से क्वेश्चन ही वही बनते हैं। जो क्वेश्चन बनते हैं उन वो सारे क्वेश्चन मैंने आपको यहाँ पर बता दिए, तो इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनता, ठीक है। जो मान लीजिए जैसे महाराणा प्रताप है, महाराणा प्रताप के बारे में मैंने सारी चीज़ें बता दी मैंने आपको। जो महाराणा प्रताप को शिष्टमंडल भेजे थे गए थे, ये युद्ध हुए थे, हल्दीघाटी का युद्ध अब होता, दिवेर का युद्ध ये होता, 1578 में आपके शाहबाज खान को कोमलगढ़ अभियान पर भेजा था, ये सारी चीज़ें मैंने बता दी। रहीम खान आए थे, अंतिम अभियान मानसिंह कछावा के नेतृत्व में भेजा गया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैंने बता दी आपको, ठीक है। ऐसे कोई एग्जाम ले लो, नृत्य जैसे ग्रासिया ले लो, गोलो मामूद जो आराम कूदो, ठीक है, पूरे नृत्य बता दिए मैंने एक ही ट्रिक के अंदर। तो यहाँ से बार कहाँ पूछा है क्वेश्चन, कोई बनता नहीं है। तो ऐसे समझ तो होना चाहिए आपको, हर चीज़ पकड़नी चाहिए आपको, हर चीज़, ठीक है। ऐसे टैलेंट बनाओ, थोड़ा अलग तरीके से सोचो, किसी के पीछे मत भागो। किसी के पीछे भागने से या कोचिंग जाने से सिलेक्शन नहीं होती भाई, सीधी सी बात है। सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन होगा, 100% कहता हूँ। जो सेल्फ स्टडी होती है ना उसे कोचिंग सिर्फ आपको मार्गदर्शन करती है, मार्गदर्शन। जैसे मैं बता दूँ कलाम लाइब्रेरी में मैं सेल्फ स्टडी पर ज़्यादा जोर दिया गया था, ठीक है। हमारी क्लास थोड़ी होती थी वहाँ पर, हमें पढ़ाया जाता था फडो फडो फडो, ठीक है। तो ये चीज़ें आपको समझनी होगी। तो चलो ज़्यादा टाइम हो गया होगा, इस क्लास समाप्त करते हैं। थैंक यू, धन्यवाद दोस्तों।